तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ आज का सेशन। बेटा टॉपिक हमारा जो चल रहा था दैट वाज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू। क्या नाम था बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू का? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। अब तक बेटा हमने इस स्टैंडर्ड के अंदर क्या पढ़ा था? चलो एक बार क्विकली रिवाइज करके चलें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू के अंदर हमने क्या पढ़ा कि ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है दैट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द एंटिटीज, यानी एप्लीकेबल होता है ये सारी एंटिटीज के ऊपर। इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या था? पहला ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि डिटरमिन करेंगे कि किस वैल्यू के ऊपर बैलेंस शीट डेट के ऊपर इन्वेंट्री आपकी आएगी, यानी जब तक वो बिक नहीं जाती और उससे रेवेन्यू रियलाइज नहीं हो जाता है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर लेते। दूसरा, कॉस्ट जो है वो कैसे निकाली जाएगी, और अगर हम कोई अमाउंट राइट ऑफ कर रहे हैं टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू एनआरवी, उसके बारे में ये स्टैंडर्ड बात करके चलेगा। इस स्टैंडर्ड के अंदर सबसे मेन प्रिंसिपल जो आएगा दैट विल बी गिवन इन पैराग्राफ नंबर 5। मेजरमेंट की बात करके चलेगा। क्या कहता था? इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अगला, स्कोप। स्कोप के अंदर हमने कौन सा पैराग्राफ पढ़ा था? कोशिश करेंगे जितने पैराग्राफ याद कर पाए। पैराग्राफ नंबर 1। पैरा 1 क्या कहता था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहां कहां नहीं लगेगा, नॉट एप्लीकेबल। पहला, वर्क इन प्रोग्रेस जो अराइज होता है अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। बटा दूसरा क्या पढ़ा था? वर्क इन प्रोग्रेस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ अ सर्विस प्रोवाइडर। तीसरा क्या पढ़ता? शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। और चौथा क्या पढ़ा था? प्रोड्यूसर इन्वेंट्री ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मिनरल्स, ऑयल्स, ओर्स, गैसेस, क्योंकि उनको किस पे मेजर करा जाता है? एनआरबी के ऊपर, एज पर इंडस्ट्री प्रैक्टिस। राइट। अच्छा, इसके बाद आप लोगों को क्या पढ़ाया गया था? इन्वेंट्रीज की डेफिनेशन पढ़ी थी। कहां गिवन थी इन्वेंट्री की डेफिनेशन? पैराग्राफ नंबर 3.1। इन्वेंट्री क्या था? इन्वेंट्री आर द एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बेटा नोट्स आप में ओपन कर सकते हो। मेरे को पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो गया, आई डोंट नीड टू सी द नोट्स, बट यू नीड टू सी द नोट्स। ठीक है, अभी वो फ्लो आप लोगों का बनने में समय लगेगा। इन्वेंट्रीज क्या थी? एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। दूसरा क्या था? विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच सेल। और तीसरा क्या था? विच आर इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल या सप्लाई जो कि कंज्यूम होनी है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर या सर्विस प्रोवाइड करने में। चलिए, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? पैराग्राफ नंबर 3.2 इस बारे में बात करता था। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकलता है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ द फिनिश गुड्स, ठीक है, माइनस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, एंड माइनस क्या करके चलोगे? एस्टिमेटेड कॉस्ट विच इज नेसेसरी फॉर मेकिंग द सेल। देन पैराग्राफ नंबर 4 के अंदर बात करी थी कि इन्वेंट्रीज के अंदर क्या क्या नहीं आएगा? स्पेयर पार्ट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट और सर्विसिंग इक्विपमेंट इफ दे आर fulfilling the criteria of or they are meeting the criteria of property plant equipment accounting standard 10। देन उसके बाद हमने किस बारे में बात करी थी? पैराग्राफ नंबर 6 में हमने बात करी थी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या आता है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर आएगा कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। कॉस्ट ऑफ परचेज के अंदर हमने क्या कहा? परचेज प्राइस आएगा, रट्टा नहीं मारना है, परचेज प्राइस आएगा, सिंपल सी बात है, कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, ठीक है। देन आपके कोई नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस होंगे, वो ऐड होंगे, कुछ कैरिंग कॉस्ट ऐड होगी, यानी हैंडलिंग कॉस्ट होगी, कैरेज इनवर्ड हो गया, या कोई भी ऐसी कॉस्ट जो आपने इनकर करी है डायरेक्टली एक्विजिशन से रिलेटेड, वो आप ऐड करके चलोगे। कोई आपका ट्रेड डिस्काउंट है, रिबेट है, वो आपका माइनस होगा, या फिर कोई भी ड्यूटी ड्रॉबैक या अदर सिमिलर आइटम्स है, माइनस होगी। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के बारे में हमने कल ज्यादा अभी चर्चा नहीं करी थी। देन अदर कॉस्ट के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसी कॉस्ट जो कि इनकर करी गई है किससे रिलेटेड? एक्विजिशन से रिलेटेड, कोई भी जो इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन में लाने के लिए कॉस्ट इनकर करी गई है, जिसके अंदर हमने एग्जांपल्स क्या लिए थे? क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, राइट, और क्या था? पैकेजिंग कॉस्ट, जिसमें आपकी प्राइमरी पैकेजिंग और सेकेंडरी पैकेजिंग भी साथ में कवर हो रही थी।
बेटा इसके अलावा हमने कौन सा पैराग्राफ किया था? अच्छा, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कॉस्ट थी, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट थी, प्रोडक्शन रिलेटेड, वो भी आपकी अदर कॉस्ट के अंदर आ जाएगी। देन बेटा इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि देयर आर सर्टेन कॉस्ट विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। मुझे आज यहां से शुरुआत करनी थी, ठीक है। चलिए बेटा, आप सभी के सामने पैराग्राफ नंबर 13, आप सभी के सामने बेटा क्या है? पैराग्राफ नंबर 13। जिस ऑर्डर में पढ़ा रहा हूं पढ़ते जाएंगे। जो पार्ट बचा हुआ है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का, वो भी आज हमारा कवर हो जाएगा। वी हैव एम्पल ऑफ टाइम। अगर आप लोग ढंग से पार्टिसिपेट करके चलेंगे, सुन के चलेंगे बेटा, वी कैन कंप्लीट द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ दिस स्टैंडर्ड टुडे एंड वी कैन स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है। फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो, यानी अगली जो क्लास रहेगी वेडनेसडे से, हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस इसके करने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। शुरुआत करें। चलिए बेटा, कहते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर कुछ चीजें हैं जो नहीं आई। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर कुछ चीजें हैं बेटा, वो नहीं आएंगी। उसमें सबसे पहला वो क्या कहता है? एबनॉर्मल अमाउंट। क्या बोलता है बच्चों? एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, लेबर एंड अदर प्रोडक्शन कॉस्ट। वो कह रहे हैं इसको आप कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड करके नहीं चलो। अब क्यों नहीं इंक्लूड करके चलोगे? थोड़ा सा आप यहां पे सीखोगे कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन वाले पार्ट में भी, और थोड़ा यहां सीख। बेटा मुझे एक चीज बताओ, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 4 घंटे लगने चाहिए, ठीक है। लेबर का रेट है से 20 पर आवर या 100 रुपीज पर आवर, ठीक है। 4 घंटे लगने चाहिए, तो 4 into 100 इज 400। आपने टाइम लगाया 6 घंटे, आपने टाइम लगाया 6 घंटे, तो 600 हो गए। कॉस्ट बढ़ गई। थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचना शुरू करो, प्रूफ तो कर ही देंगे आगे जाके। क्या कॉस्ट बढ़ गई? मुझे एक चीज बताओ, जो काम 4 घंटे में होना चाहिए था आप लोगों ने 6 घंटे में किया, उस चक्कर में कॉस्ट बढ़ गई। जितनी कॉस्ट ज्यादा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू उतनी ज्यादा, उतना प्रॉफिट ज्यादा। कुछ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं लग रहा? कुछ ऐसा नहीं लगा कुछ इलॉजिकल सी बात कर रहे हैं सर? एक तरफ आप कह रहे हो कि भाई तुम्हारी कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है। दूसरी तरफ आप कह रहे हो सर प्रॉफिट बढ़ रहा है। क्यों? उस कॉस्ट का सीधा इंपैक्ट किसके ऊपर आ रहा है? स्टॉक के ऊपर। जो मेरा बचा हुआ स्टॉक होगा उसकी कॉस्ट बढ़ेगी फिर, ऑब्वियसली। अगर उसकी कॉस्ट ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है कि प्रॉफिट बढ़ेगा। मतलब मैं कह रहा हूं कि हम है तो इनएफिशिएंट, हम हैं इनएफिशिएंट, लेकिन हम फिर भी प्रॉफिट में हैं। पॉसिबल? चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मटेरियल लगना चाहिए था 1000 किलो, आपने मटेरियल लगा दिया 1400 किलो, 1500 किलो, ठीक है। क्या मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी? ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन बढ़ेगी ना। अब आप मुझे बताओ, जो ये एबनॉर्मल वेस्टेज हुआ, जो आपने ज्यादा मटेरियल ये करा, क्या मेरे को कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए? इनएफिशिएंसी है ना। क्या इनएफिशिएंसी की वजह से क्या प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाना चाहिए? लॉजिकली सोच के नहीं बढ़ाना चाहिए। तो क्या उसको कॉस्ट का पार्ट होना चाहिए? नहीं होगा। समझ आ गई? लॉजिक क्लियर? रट्टा नहीं मारना कि सर अच्छा पैराग्राफ नंबर 13, एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। फर्स्ट पॉइंट, एबनॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, ऐसा कोई पैराग्राफ रट्टाफिकेशन में नहीं चलना, ठीक है। हाउ विल यू विल स्टडी? आप लोग रीजनिंग के साथ ध्यान रखेंगे भी, कॉस्ट के अंदर अगर नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, ठीक है जी। क्लियर है? जस्ट अ सेकंड बेटा। हाँ जी बच्चे। बच्चे आई विल कंप्लीटली जस्टिफाई दिस थिंग जो आपने क्वेश्चन पूछा। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन वाला मुझे कंसेप्ट तो करवाने दो, प्रॉपर जस्टिफाई हो, ठीक है। आगे बढ़े
बेटा अगला पॉइंट क्या आता है, स्टोरेज कॉस्ट। अगला पॉइंट किस चीज का आता है, स्टोरेज कॉस्ट का। अब स्टोरेज कॉस्ट की अगर हम बात करके चलें, बेटा वो कहता है कि स्टोरेज कॉस्ट को कभी आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं मानना चाहिए, दैट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। व्हाई? अगर स्टोरेज कॉस्ट जो है, अनलेस इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। आपको मैं दो ऐसे एग्जांपल दूंगा जो आपके घर में आपको मिले होंगे, दो तो नहीं, एक घर में मिल गया होगा बेटा, दूसरा नहीं मिलेगा घर में, ठीक है, हर किसी। चलो पहला एग्जांपल पिकल का, अचार। अचार कैसे बनता है, ठीक है। सबसे पहले कच्चे आम लेकर आएंगे, या जिस भी चीज का अचार डालना है वो लेकर आएंगे। ऑफ कोर्स गाजर हो गई है ना, अभी सीजनल गाजर का चल रहा होता है विंटर्स में, या आपका कच्चे आम का अचार हो गया। क्या करेंगे, लेकर आएंगे, उसकी कटिंग करेंगे, छोटे छोटे पीसेस उसके काट देंगे, राइट। उसके बाद एक कढ़ाई ली जाएगी। कढ़ाई लेने के बाद उसके अंदर जो है अलग अलग तरह के मसाले, जिसमें आपकी अजवाइन हो गई और जो भी बाकी मसाले वगैरह डलते हैं वो सारे डाले जाएंगे। उसके अंदर सरसों का तेल, उसको अच्छे से भुना जाएगा। भुनने के बाद सरसों का तेल लिया जाएगा, सरसों के तेल के अंदर उसको डाला जाएगा, उसको फिर से अच्छे से मसाला तैयार करा जाएगा। ऐसा ही होता है। फिर क्या लेंगे, फिर बर्नियां होती हैं। पंजाबी में तो बेटा बर्नी बोलते हैं, ठीक है। जार कह लीजिए आप, जार्स आते हैं, ठीक है, अलग अलग शेप्स के। तो जो जार्स होते हैं उसके अंदर क्या करा जाता है, मसाला डाला जाता है। फिर उसके ऊपर क्या डाला जाएगा, वो कटिंग जो होगी वो सारी डाली जाएंगी। फिर फर्दर क्या डाला जाएगा, मसाला ऑर्डर जाएगा, अच्छे से उसको फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद अच्छे उसको क्या कर देते हैं, धूप में बाहर रख देते हैं। आप उस दिन खा तो सकते नहीं क्योंकि तैयार नहीं हुआ होता। उसको धूप में क्या करा जाता है, डेली रखा जाता है। उसको धूप में क्या करा जाता है बच्चे, रखा जाता है, राइट। उसको थोड़ी देर धूप में रखते हैं, और जब जैसे ही सूर्य ढलने वाला होता है उठा के उसको फिर घर के अंदर ले आते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। फिर उसके बाद कहते हैं चलो अब ये तैयार हो गया, अब खाने लायक हो गया, लेकिन फिर भी उसको डेली कुछ दिन ले जाया जाता है, फिर ले जाना बंद कर देते हैं, राइट। क्या है ये, हम क्या कर रहे हैं, अचार बना रहे हैं। इट इज द पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस कि उसकी स्टोरेज जरूरी है। अगर उसको स्टोर करके नहीं रखा, वो नहीं बन पाएगा। अगर वो प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है, कहते हैं तब तो कॉस्ट के अंदर ऐड करो, अदरवाइज आप उसको कॉस्ट के अंदर ऐड करके नहीं चलोगे, ठीक है। सेम सेम एग्जांपल फॉर द एल्कोहल, वाइन इंडस्ट्री, अल्कोहल इंडस्ट्री। एल्कोहल क्या कहते हैं कि जितनी ज्यादा पुरानी होती है बेटा उतनी वैल्यूएबल होती है, राइट। होता क्या है, अगर आप देखोगे ना, जो बुजुर्ग होते हैं घर पे, या जो आपके मतलब जिनके घर में जहां जो भी लोग भी ड्रिंक करते हैं बेसिकली, ठीक है। आप देखोगे अगर कोई स्पेशल गेस्ट आना होता है ना, वो हमेशा ना पुरानी बोतल निकालेंगे। जब कोई बहुत स्पेशल गेस्ट आना होगा पुरानी बोतल निकलती है। ऐसा क्यों, कहते हैं जितनी पुरानी है उतनी वैल्यूएबल है। अल्कोहल बनाने का तरीका क्या है, ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप से बनती है अल्कोहल, ठीक है। ग्रेप्स होते हैं, तो ग्रेप्स का जूस वगैरह निकाल के प्रॉपर उसकी फर्मेंटेशन करी जाती है। फर्मेंटेशन करने के बाद उसको ना वुडन बैरल्स के अंदर स्टोर करा जाता है। वुडन बैरल्स के अंदर उसको स्टोर करा जाता है, और वुडन बैरल्स के अंदर क्या लगा होता है, जैसे एक कह लीजिए कि वो होता है, टैप्स होता है, वैसे ही वुडन बैरल्स पे टैप्स होते हैं। तो एक बंदा होता है, एक्चुअल में उसकी जॉब होती है, वो टेस्टर का काम होता है उसका। उसको स्टोर करके रखा जाता है अच्छे खासे टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। 5 ईयर ओल्ड, 10 ईयर ओल्ड, आपने सुना होगा नहीं, अगर 10 ईयर ओल्ड उसको बोल रहे हैं, 10 साल उसको स्टोर करा गया, ठीक है। उसकी ना टेस्टिंग करते रहते हैं टाइम टू टाइम। टेस्टिंग करने के बाद जब वो रेडी हो जाती है तब उसकी पैकेजिंग होती है, और तब वो आगे सेल के लिए आगे में जाती है, ठीक है। तो दैट स्टोरेज प्रोसेस इज नेसेसरी फॉर इट्स प्रोडक्शन। तो जो तो स्टोरेज कॉस्ट कह रहे हैं जरूरी है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए कह रहे हैं, उसको तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन बाकी को इंक्लूड करके नहीं चलोगे। समझ आ गया। चलिए अगला क्या है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। जनरल जो बिजनेस के खर्चे हो गए, एडमिन के खर्चे हो गए, कह रहे हैं उसको इंक्लूड करके नहीं चलोगे। या कोई आपकी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गई, कह रहे हैं उसको हम इंक्लूड करके कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में नहीं चलेंगे। अच्छा, जिन खर्चों को, ये जो हमने एक्सपेंडिचर की बात करके चली कि भी जिसको हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड करके नहीं चलते, इनका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, फिर आप मुझे बताओ। क्या इनको मुझे एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना चाहिए फॉर द पीरियड जिसके अंदर वो इंकर हुए हैं, एंड दे शुड बी रिकॉग्नाइज इन द प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है, कंसेप्ट ओवर। ये था अपना पैराग्राफ नंबर 13। हाँ जी।
सैलरीज हो गया, बिल्कुल सैलरी हो गया। अब यहां पर दो चीजें आ गई हैं। अगर मैं सैलरी देके चल रहा हूं किसको, प्रोडक्शन वाले बंदे को, वो मेरा पार्ट बन जाएगा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का। लेकिन अगर मैं मान लो किसी ऑफिस स्टाफ को सैलरी देके चल रहा हूं, क्या वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, नहीं ना, तो वो वाली सैलरी कहाँ चल जाएगी, यहां चल जाएगी। गॉट इट, समझ आ गया। इस टाइप के खर्चे हो गए, सैलरी हो गया, रेंटल हो गया, ऐसे खर्चे हो गए, एडमिन के खर्चे हो गए। ठीक है, बिजनेस के बाकी खर्चे आप कह लीजिए। गॉट इट, इजी। चलिए बेटा, अगला जो मुझे आप लोगों को कंसेप्ट करवाना है ना, वो मुझे आपको कंसेप्ट करवा के चलना है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। तो जरा बेटा नोट्स के ऊपर आ जाएंगे, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन पे आ जाइए। स्लो एंड स्टडी, भागना नहीं है। कहीं पर भी दिक्कत आए मेरे को वहीं पर रोकेंगे और पूछ ले, हैंड रेस कर लेंगे, रोक लेंगे, पूछ लो। ठीक है। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के अंदर क्या आता है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कंसिस्ट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड डायरेक्टली related to the units, that is cost incurred in converting the raw material to finished goods। और इसके अंदर क्या आएगा, सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। चलिए बेटा, कंसेप्ट को अच्छे से समझना शुरू कीजिए। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का मतलब क्या है, बेसिकली बेटा हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके चलते हैं किसके अंदर, फिनिश गुड्स के अंदर। तो कह रहे हैं ये जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्जन हो रही है ना, यहां पर जो आपकी कॉस्ट इंकर हो रही है, बस इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। इसी को क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। अब बेटा जिस टाइम पे हम मैन्युफैक्चरिंग करके चलते हैं, तो उस टाइम पे कुछ खर्चे होते हैं, कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे होते हैं, जिनको हम ओवरहेड्स बोल देते हैं, विच यू विल स्टडी इन कॉस्ट अकाउंटिंग इन मोर डिटेल। ठीक है। एक होता है बेटा फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। एक कौन सा होता है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, और दूसरा कौन सा होता है बच्चे, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। I will just give you an example of the fixed production overhead as well as give one example of the variable production overhead. Let's just take an example of the variable production overhead. मान लीजिए बेटा मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आई एम यूजिंग अ टेक्नोलॉजी जो हमने इंपोर्ट करी हुई है, से कोई जैपनीज टेक्नोलॉजी है। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप हमारी टेक्नोलॉजी को यूज करके चल रहे हो तो आप जितने भी यूनिट्स आप बनाकर चलोगे, तो फॉर एवरी यूनिट यू नीड टू पे अ सम रॉयल्टी। अगर मान लीजिए आपने क्या करा है, से एक यूनिट बनाया, तो पर यूनिट के पीछे 3 रुपए की आपको रॉयल्टी देकर चलनी पड़ेगी। सो इफ यू आर मेकिंग 1 लाख यूनिट्स, तो आपको कितनी रॉयल्टी देनी पड़ेगी, 3 लाख रुपए की आपको रॉयल्टी जो है वो देकर चलना पड़ेगा। समझ में आया, एग्जाम्पल क्लियर, आगे बढ़ सकता हूं। अच्छा, आप एक फैक्ट्री के अंदर क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन करके चल रहे हैं। दैट फैक्ट्री इज नॉट योर ओन प्रीमाइसेस, वो फैक्ट्री जो है वो रेंट पे। अब नाउ इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन, क्या मेरा वो उतना रेंट जाना ही जाना है। अगर महीने का रेंट 1 लाख रुपए है, तो मुझे वो 1 लाख रुपए रेंट देना ही देना है, इररिस्पेक्टिव की चाहे वहां पर उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर 1 यूनिट बना, 10 यूनिट बने, 20 यूनिट बने, लाख बने, करोड़ बने, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स, क्या वो 1 लाख रुपए का फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जाना ही जाना है, क्योंकि वो फैक्ट्री का रेट है, प्रोडक्शन के लिए ही फैक्ट्री रखी हुई है, तो डेफिनेटली वो खर्चा है। राइट। अब मुझे एक चीज बताओ, बी वेरी लॉजिकल। फिक्स प्रोडक्शन अगर ओवरहेड है, नाम से ही पता लग रहा है फिक्स, यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स, क्या टोटल अमाउंट जो है वो फिक्स रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स क्या टोटल अमाउंट फिक्स रहेगा। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, नाम में ही लिखा है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या हो जाता है, जो चेंज हो सकता है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो चेंज हो सकता है। मींस विद द चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स इट विल चेंज। यानी अगर मेरे, प्रैक्टिकल चीज सोचना शुरू करते हैं, अगर नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो बढ़ेंगे, फिक्स की बात करते हैं, मान लेते हैं बेटा 10 लाख रुपए मेरा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट, मैंने 1 लाख यूनिट जो है वो क्या करे हैं, मैन्युफैक्चर करें। मुझे बता सकते हो कि मेरे नंबर ऑफ कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई,
10 पर यूनिट। फिगर्स में थोड़ा सा चेंज कर दूं, मेरी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इज 10 लाख ओनली, बट नाउ माय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस आर 2 लाख। अब बोलो क्या हुआ? 10 लाख को 2 लाख से डिवाइड करोगे बेटा 5 रुपए, 10 लाख को 2 से डिवाइड करोगे 5 पर यूनिट आ गया। यानी अगर मैंने यूनिट्स इंक्रीज करे तो हुआ क्या, पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम हो गई। या अगर मैंने यूनिट्स इंक्रीज करे, क्या पर यूनिट कॉस्ट जो है बेटा वो कम हो गई। चलो एक काम करता हूं, 10 लाख को अब मैं डिवाइड अगर कर दूं 50,000 यूनिट से मैंने 50,000 यूनिट मैन्युफैक्चर करे, तब मेरी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो गई? क्या 20 पर यूनिट हो गई क्या? यानी अगर मैंने यूनिट कम कर दिए तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गई। एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, फिक्स्ड के अंदर टोटल कॉस्ट सेम रहे। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड में मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो सेम रहेगी, लेकिन विद द चेंज इन यूनिट्स मेरी पर यूनिट कॉस्ट चेंज होती जा रही है। अगर मेरे यूनिट्स इंक्रीज होंगे तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट कम होगी, और अगर मेरे यूनिट्स डिक्रीज होंगे तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ेगी। यानी मैं ये कह सकता हूं कि टोटल फिक्स्ड ओवरहेड रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स इन फिक्स्ड ओवरहेड। लेकिन वेरिएबल में सोच के देखो, क्या वेरिएबल के अंदर वो तो नाम में ही है वेरी, जितने जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स के अंदर चेंज होगा क्या वेरी कर जाएगी वो। ठीक है, लेकिन क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी? नहीं। मैंने अभी रॉयल्टी का एग्जांपल दिया था 3 पर यूनिट। मुझे एक चीज बताओ, मैंने 1 लाख यूनिट बनाए, कितनी रॉयल्टी जाएगी? 3 लाख। 10 लाख यूनिट बनाए, कितनी जाएगी? 5 लाख बनाए, कितनी जाएगी? नमूनों 5 लाख यूनिट बनाए 15 लाख, 5 लाख इंटू 3 15 लाख है। समझ में आ रहा है क्यों कैलकुलेटर रखा गया? ठीक है, 5 लाख यूनिट इंटू 3 15 लाख, 10 लाख यूनिट बनाए 30 लाख, 1 लाख यूनिट बनाए 3 लाख। अब आप सोच के देखो, यानी आपका पर यूनिट अगर आप कैलकुलेशन करने बैठोगे ना, तो दैट इज कमिंग आउट टू बी अ पर यूनिट इज सेम, बस नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बोलो यहां तक क्लियर होता है? ठीक है, चलो एक बार यहां तक पढ़ के देखें क्या लिखा है। कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कंसिस्ट ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड डायरेक्टली रिलेटेड टू द यूनिट्स, दैट इज कॉस्ट इनकर्ड इन कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। कह रहे हैं जो कॉस्ट आपकी इनकर हुई है कन्वर्ट, इसमें क्या इंक्लूड होगा? एलोकेशन इंक्लूड होगी फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड की। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट रिमेन्स रिलेटिवली कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन। कहना है ये क्या रहता है कि एक तरीके से फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो है ना बेटा, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की, वो आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहती है, इररिस्पेक्टिव कि कितने यूनिट्स आप प्रोड्यूस करके चल रहे हो। और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होती है, वो भी आपकी एक तरीके की इनडायरेक्ट कॉस्ट ही होती है, लेकिन वो वेरी करती है डायरेक्टली विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब यहां पर देखो जरा क्या बोला मैंने। अगर आपके फिक्स्ड ओवरहेड है, इनको बेटा फैक्ट्री ओवरहेड भी बोल देते हैं, इनको क्या बोल देते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड भी बोल देते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड अगर आपके रिमेन सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो सेम रहेगा, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट जो है वो फॉल होती है विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। कि अगर नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होंगे तो फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट क्या होगा, फॉल होगा। ठीक है, अब वेरिएबल ओवरहेड की बात करके चलें, टोटल वेरिएबल ओवरहेड जो है वो वेरी करेंगे विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स, और वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट जो है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, इरिस्पेक्टिव कि आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या है। बोलो क्लियर होता है? चलिए अब बेटा देखो, यहां पर दो चीज, एक है कि मैं रट्टा लगा दूंगा, बड़ा काम आसान हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि हम लॉजिक के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ करें। जिस टाइम पे अभी लेक्चर ले रहा हूं ना मैं आप लोगों को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा, रेदर मैंने एग्जांपल दे रखा है। बट जब हम रिवीजन करने बैठेंगे एंड मोमेंट पे, तो मैं सिर्फ ना 2 लाइनों में खत्म कर दूंगा बेटा
कि अगर वेरिएबल ओवरहेड है उसको किस बेस के ऊपर ऑब्जर्व करके चलेंगे, एक्चुअल कैपेसिटी के बेस के ऊपर, और अगर फिक्स्ड ओवरहेड है तो एक्चुअल या फिर नॉर्मल कैपेसिटी, विच एवर इज लोअर विच एवर इज हायर उस बेस के ऊपर, खत्म। ये हाँ, विच एवर इज हायर उस बेस के ऊपर और खत्म। मैं 2 लाइनें बोलूंगा और ओवर हो जाता है। ठीक है, शुरू करें। क्या है कंसेप्ट व्हेन आई से द वर्ड ऑब्जर्प्शन? ओवरहेड, या मैं ऐसा बोलूं टॉपिक है ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। सीधा सीधा अगर मैं आपको बोलूं, मेरे को क्या चाहिए कि कॉस्ट पर यूनिट कितनी, मैं क्या निकाल रहा हूं, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितना है। तो जब मुझे पर यूनिट कॉस्ट निकालना है, मैं आपको कह रहा हूं मैं किससे डिवाइड करके चलूं। बिल्कुल लेमैन भाषा में समझा के चल रहा हूं, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा के चल रहा हूं कि मुझे ऑब्जॉर्प्शन का यहां पे मतलब क्या है, ओवरहेड या ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। मुझे चाहिए कि मेरी ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितनी है। अब उसमें पहला आता है, अगर आपका वेरिएबल ओवरहेड की हम बात करके चले, हमने 2 तरीके के ओवरहेड पढ़े ना, एक वेरिएबल और एक फिक्स। अगर हम वेरिएबल ओवरहेड की बात करके चले तो कहने आप ये देखो कि आपकी एक्चुअल कैपेसिटी या कह लो एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है, आपने कितनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करी एक्चुअल, या आपने कितनी प्रोडक्शन करी है, आप उतने यूनिट्स के बेस के ऊपर कैलकुलेशन करके चलो। ठीक है, लेकिन अगर आपकी फिक्स्ड ओवरहेड है तो फिक्स्ड ओवरहेड में आपको देखना पड़ेगा कि आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है या आपकी नॉर्मल कैपेसिटी ज्यादा है। अगर आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है तो आप एक्चुअल प्रोडक्शन से डिवाइड करोगे, अगर आपकी नॉर्मल कैपेसिटी ज्यादा है आप नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड करोगे। ये तो हो गया रट्टा। अब आ जाते हैं लॉजिक पे। सर, क्या वेरिएबल वाला समझ में आता है, वाई ऑन एक्चुअल बेसिस? क्योंकि वेरिएबल विल वेरी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स। तो जितने यूनिट्स मैं प्रोड्यूस करूंगा या जितना मेरा एक्चुअल काम होगा मैं उतने से ही मल्टीप्लाई करूंगा ना यार, उतनी ही कॉस्ट कंसीडर करके चलूंगा ना, लॉजिकल। बट व्हेन इट कम टू फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, क्या मुझे वो देकर चलना ही चलना है? फिक्स तो मुझे देकर चलना ही चलना है ना। अब यहां पर ना 2 एलिमेंट्स आते हैं, एक होता है एक्चुअल कैपेसिटी या एक्चुअल प्रोडक्शन, दूसरा आता है नॉर्मल कैपेसिटी या आप कह सकते हो नॉर्मल प्रोडक्शन। नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब है कि ऑन एन एवरेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर आप ये कंसीडर करने के बाद कि नॉर्मल कितने हमारा लॉस होता है, उसको कंसीडर करने के बाद कितने यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर सकते हो। क्या बोला मैंने कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर नॉर्मल लॉस जो होता है, प्रोडक्शन करते हैं, कुछ ना कुछ तो लॉस होगा, कुछ नॉर्मल लॉस होता है। आप कहीं भी देख लीजिए नॉर्मल लॉस हर जगह मिलेगा। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बड़ा एक बेसिक देने वाला हूं, आप पानी का टैंकर मंगाइए, पानी का टैंकर वहां से जब चलेगा ना तब जितना उसमें पानी होगा, और बाय द टाइम आप पे पहुंचेगा उसमें हल्का सा तो कम होगा। वो कम क्यों होगा? रास्ते में खड्डे आए, जरा सा झटका लगा, क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा पानी वहां गिरेगा। ठीक है, रेड लाइट पे खड़े हो, रेड लाइट पे किसी को प्यास लगी, उसने देखा मौका है अभी टाइम है, थोड़ा सा टैप खोला, पानी पिया, बंद कर दिया है, लॉस हो जाएगा ना, ऑब्वियस है, कहीं ना कहीं लॉसेज होता है। देन इवेपोरेशन, इवेपोरेशन नाम का भी तो कोई कंसेप्ट है ना। गर्मी इतनी ज्यादा है, 40 डिग्री 45 डिग्री में पानी जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है यार, थोड़ा सा सूखेगा यार, तुम ये को यार बिल्कुल ना सूखे ऐसा तो हो नहीं सकता ना, थोड़ा तो इवेपोरेट होगा यार, ऑब्वियस। समझ में आ रही है बात? बेसिकली थिंग इज कि वो नॉर्मल, जब हम कैपेसिटी की बात करके चल रहे हैं यहाँ पे, हम कह रहे हैं कि नॉर्मली आप कितने यूनिट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है, ऑन एन एवरेज ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कितना, 2 साल 3 साल 4 साल, ठीक है, आप ये टाइम पीरियड लेके चल सकते हो कि एक नॉर्मल, एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर भी कितने यूनिट बन सकते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल कैपेसिटी। बेटा मैंने एक मशीन ली, मैं प्रोडक्शन करना चाह रहा हूँ, मुझे पता है कि वो जो मशीन है उससे हम 1 लाख यूनिट बना सकते हैं। ठीक है, उस मशीनरी से हम कितने यूनिट बना सकते हैं, मैक्सिमम
1 लाख यूनिट बना सकते हैं। तो वो हम कितने यूनिट ऑन एन एवरेज हम बनाते हैं, नॉर्मल कैपेसिटी हमारी यूटिलाइजेशन कितनी है, हम वो देख रहे हैं। क्लियर है? एक्चुअल कैपेसिटी क्या है? एक्चुअल कैपेसिटी है कि आपने एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितनी एक्चुअल प्रोडक्शन करी, एक्चुअल आपने कितना बनाया। समझ आया? अब यहां पर मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए ना क्या कर देता हूं, नॉर्मल वाली को डिफरेंशिएट करने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। बेटा मुझे एक चीज बताइए, कोविड वाला एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा से, हमने पहले भी लिया है क्लास के अंदर, राइट? क्या मुझे बताओ, क्या सैनिटाइजर्स की प्रोडक्शन पहले नहीं हो रही थी? क्या मास्क की प्रोडक्शन पहले नहीं हो रही थी? हो रही थी। मुझे बस इतना बताओ, पहले मास्क कितने बनते होंगे? जस्ट एक रैंडम गेस। 10,000, 20,000, 50,000, एक रैंडम गेस। ठीक है। लेकिन जब कोविड आया, क्या फॉर दैट पर्टिकुलर 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, वॉट एवर वॉज दैट पीरियड, 6 मंथ्स, जो मेजर वाला था, ठीक है, क्या मैं कह सकता हूं वहां पर शायद एक दिन में 50,000 की प्रोडक्शन हो रही होगी? क्या मैं उस प्रोडक्शन को नॉर्मल प्रोडक्शन कंसीडर कर सकता हूँ? समझ में आ गया? क्लियर है? जब व्हेन आई एम सेइंग टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, व्हाट आई मीन कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मली आप कितनी प्रोडक्शन रहती है, नॉर्मल कितना प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, उसको बोल रहे हैं हम नॉर्मल कैपेसिटी। हमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हमें पेपर में वो नॉर्मल कैपेसिटी भी देकर रखेगा, एक्चुअल भी देकर रखेगा। ठीक है? या मुझे एक इंफॉर्मेशन तो पेपर में देकर रखेगा रखेगा। तो ये नहीं है कि मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, अच्छा यार इतनी नॉर्मल प्रोडक्शन है, वो मुझे कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, पेपर वो मुझे खुद इंफॉर्मेशन देगा। बस मेरा कंसेप्ट वहां क्लियर होना चाहिए कि नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब क्या है, ये इतना समझ में आता है। नॉर्मल कैपेसिटी, नॉर्मल प्रोडक्शन का मतलब क्या है? लेट मी टेक जस्ट अनदर एग्जांपल ऑफ एन एबनॉर्मल प्रोडक्शन केस, अगेन टेकिंग कोविड इनटू एग्जांपल। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हर साल 5 लाख 6 लाख यूनिट जो है बना के चलते हैं ऑन एवरेज, 5 to 6 लाख यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट से एनी प्रोडक्ट जो आपके मन में आता है, 5 से 6 लाख यूनिट हम बना के चलते हैं एक साल। कोविड के टाइम पे क्या हुआ, गवर्नमेंट के विद रेगुलेशन, उन्होंने बोला कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या रहेगा, लॉकडाउन लगा रहेगा, आप काम नहीं कर सकते। इवन जब लॉकडाउन हटा था तो वो फेस पैनल में हटा। जब वो फेस पैनल में हटा, उन्होंने बोला कि आप काम तो करोगे, लेकिन वर्किंग आवर्स को रिड्यूस कर दिया गया था, प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कह रहे हैं जो आपके हो सकते हैं वो 50% रहेंगे। ऐसी रेगुलेशंस आई थी ना कि 100% कैपेसिटी पे नहीं। आप लोगों को तो बड़ा स्कूल उस टाइम में जो चल रहे होंगे, क्या ऑनलाइन मोड में नहीं चले गए थे? गए थे ना, तो हर जगह चेंज आया था ना, उन्होंने बोला कि लोग भीड़ ज्यादा ना इकट्ठी हो। ये चीज हुई थी नहीं हुई थी? तो मुझे एक चीज बताओ, जब वर्किंग आवर्स कम हो गए, जब नंबर ऑफ वर्कर्स कम हो गए, 50% उन्होंने कैपेसिटी पे बोल दिया आप काम करोगे जितना आप करते हो उससे, अगर 8 घंटे काम करते हो, कहते नहीं जी 4 घंटे ही हम अलाउ कर रहे हैं, ये 4 घंटे के बीच काम करके चलोगे बस। ठीक है? हुआ था नहीं हुआ था? अब मुझे बताओ, क्या उस साल जो प्रोडक्शन हुई होगी, कैन आई कंसीडर दैट प्रोडक्शन एज नॉर्मल नॉर्मल प्रोडक्शन? क्या एबनॉर्मल प्रोडक्शन है? मतलब नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल सर्कमस्टांस नहीं बोल सकते। सिमिलरली, क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि सिर्फ नॉर्मली हम कितने यूनिट बना के चलते हैं, चलो ये तो हमने कोविड वाला एग्जांपल लिया, क्या ऐसा भी हो सकता है कि सर देखो नॉर्मली हम जो है वो 1 लाख यूनिट तक वैसे बनाते हैं, ठीक है, नॉर्मल हमारी जो प्रोडक्शन रहती है वो 1 लाख यूनिट रहती है, बट से मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया, यूजुअली नहीं आता है, बट मुझे फॉर जस्ट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम एक बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया, एक वन वन टाइम ऑर्डर आया एक बहुत बड़ा, से 3 लाख 4 लाख क्वांटिटी अकेले उनको चाहिए। क्या मुझे उसको कंसीडर करना चाहिए नॉर्मल कैपेसिटी के अंदर? खुद सोच के देखो, नहीं करना चाहिए। तो समझ में आ रहा है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल कैपेसिटी, वी आर टॉकिंग यार नॉर्मली हम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। यार हम हफ्ते के अंदर 5 दिन काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, इतना टाइम बीच में ब्रेक का रहता है, इतना नॉर्मल लॉस होता है। हम ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स जो हमारे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं, उसके अंदर से 3 इयर्स 2 इयर्स वॉट एवर इज द टाइम पीरियड, यूजली 3 पीरियड आप 3 फाइनेंशियल ईयर्स आप लेके चल सकते हो। ठीक है, कि पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस मिले कि कितने यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर लेते हो ऑन एन एवरेज। ठीक है? उसको बोल रहे हैं हम नॉर्मल कैपेसिटी। समझ आया? अब हमने वहां पर, मैंने आपको ऊपर एक कंसेप्ट पढ़ाया कि अगर एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है, मैं फिक्स्ड ओवरहेड को एक्चुअल कैपेसिटी के बेस के ऊपर क्या करूंगा, ऑब्जॉर्व करूंगा। लेकिन अगर नॉर्मल कैपेसिटी ज्यादा है
तो मैं नॉर्मल के बेस के ऊपर ऑब्जर्व करूंगा। और ये चीज मैं नहीं, आप लोग ही मेरे को प्रूव करोगे। ये चीज मैं नहीं, आप लोग प्रूव करोगे। अच्छा बेटा, आप अपने नोट्स के अंदर जाओगे ना, प्रिंट आउट के अंदर यहाँ पे इलुस्ट्रेशन SN6 लिखा होगा। आप इसको ना इलुस्ट्रेशन को SN6 की जगह ना यहां पर ऐसे कर लीजिएगा, क्लास इलुस्ट्रेशन 1 कर लेना। इसको क्लास इलुस्ट्रेशन 1 के नाम से कर लेना। ठीक है, चलो कैलकुलेटर्स लेकर आए हैं सारे। चलो कैलकुलेटर्स निकाल लेंगे सारे। जो नहीं लेकर आए कैलकुलेटर, वो मैन्युअली कैलकुलेशन करेंगे। मैं फोन अलाउ नहीं करूंगा कैलकुलेटर के लिए। मैन्युअली कैलकुलेट करो, कोई बात नहीं, हो जाएगी, सिंपल है कैलकुलेशन। ठीक है, आपके सामने बेटा एक क्वेश्चन है, कह रहा है फॉर अ प्रोडक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹25, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी है, ₹10, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखा है। हमें नहीं दिमाग लगाने की जरूरत भाई, इस फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर क्या क्या है, मुझे नहीं पड़ी उस चीज की कोई। उसे सीधा बता दिया कि भाई पर एनम 2 लाख रुपए हमारा फिक्स खर्चा है। कह रहे एक्चुअल प्रोडक्शन है 8,000 यूनिट की। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है, 8,000 यूनिट की है। कह रहे नॉर्मल कैपेसिटी है 10,000 यूनिट की। सॉल्यूशन कोई नहीं देखे प्लीज, सॉल्यूशन कोई बच्चा नहीं देखेगा, प्रोवाइड करा हुआ मैंने साथ में देखेंगे। हमें क्या क्या डिटेल गिवन है, कह रहे हैं कि भाई रॉ मटेरियल लगेगा 25 रुपए का, लेबर लगेगी पर यूनिट 10 रुपए की, यानी अगर 1 यूनिट बनाना है 25 रुपए की, तो मेरे को मटेरियल की कॉस्ट है जी, लेबर की कॉस्ट पर यूनिट कितनी लगनी लगनी है, 10 रुपए लगनी है। कह रहे हैं उसके अलावा 2 लाख में पर एनम जो है हमारा साल का खर्चा है, फिक्स जाना ही है। और वेरिएबल के बारे में उसने कुछ हमें यहाँ पे दिया नहीं है। कह रहे हैं एक्चुअल प्रोडक्शन जो है दैट इज 8,000, और नॉर्मल कैपेसिटी जो है वो कितनी है, वो 10,000 यूनिट की, वो बोल रहा है नॉर्मल कैपेसिटी है। कह रहे मान लीजिए कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं है, कुछ भी ओपनिंग स्टॉक जो है वो नहीं दे रखा। कह रहे जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है 1,000 यूनिट का। क्लोजिंग स्टॉक बेटा कितना है, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो है 1,000 यूनिट एट द एंड ऑफ द ईयर, कि साल के एंड में जो है कितने यूनिट बचे हैं, 1,000 यूनिट बचे हैं। कह रहे आपको इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है 1,000 यूनिट्स की, एलोकेट करते हुए फिक्स्ड ओवरहेड नॉर्मल कैपेसिटी के बेस के ऊपर और एक्चुअल कैपेसिटी के बेस के ऊपर। यानी एक बार आपको नॉर्मल कैपेसिटी को लेते हुए फिक्स्ड ओवरहेड आपने कॉस्ट निकालनी है पर यूनिट, टोटल 1,000 यूनिट की, और एक बार आपने क्या करना है, एक्चुअल कैपेसिटी को लेते हुए कॉस्ट निकालनी है। फिर हमने बोला कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर नंबर ऑफ यूनिट्स यहां पे जो प्रोड्यूस हुए हैं एक्चुअल वो 16,000 होते तब क्या। ठीक है, अब क्या करोगे, सिर्फ क्वेश्चन देखते हुए टेक 4 और 5 मिनट्स। जिस टाइम पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे मेरी रिकॉर्डिंग बंद रहेगी, और ये मेरा हर एक सेशन के अंदर ऐसा रहेगा। ठीक है, उस टाइम पे हम रिकॉर्डिंग जो है पार्ट बंद कर दिया करेंगे। आप लोग जो है 4 से 5 मिनट लेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रफली सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, फेयर पे भी जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट सॉल्व इट रफली। ठीक है, लेकिन लिखना है, सबने लिखना जरूर है। टेक अ रफ पेज, ठीक है, और उस पेपर सॉल्व कर लो, नहीं तो पेजेस मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, आप लोग सॉल्व करिएगा। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन। बेटा रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज 25, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 10 रुपए। यानी अगर मैं 1 यूनिट बना के चल रहा हूं तो मुझे पता है 25 रुपए का मटेरियल लगेगा ही लगेगा, और लेबर जो है वो 10 रुपए पर यूनिट लगेगी ही लगेगी। उसके अलावा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है सर, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इज 2 लाख पर एनम, यानी 2 लाख रुपए का खर्चा होना है। मैंने एक्चुअल प्रोडक्शन करी 8,000 की। चलिए सर, 25 रुपए का मटेरियल, 10 रुपए की लेबर की कॉस्ट, 2 लाख रुपए अगर मेरा फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा है, और मैं अगर 8,000 यूनिट लेता हूं, 8,000 से डिवाइड करूं तो क्या 25 आएगा। इनका मैं टोटल करूं तो मेरे पास आ गया 60 पर यूनिट, मेरे पास एंड में बचे 1,000 यूनिट, तो 60 × 1,000 इज 60,000, 60 × 1,000 इज 60,000, या बचे 25, 10 और 25 का टोटल कितना हुआ, 60। 60 पर यूनिट इंटू 1,000 कितना, 60,000। अगर मैं लेकर चलता हूं नॉर्मल कैपेसिटी,
मटेरियल 25, लेबर 10, इसमें तो कोई चेंज नहीं। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड कितना, 2 लाख। बट 2 लाख को इस बार मैं डिवाइड किससे करूंगा, 10,000 से। तो 20 कितना आया बोलो, 55 पर यूनिट। तो मेरे जो यूनिट्स की वैल्यू कितनी, 55,000। बोलो इतना समझ में आता है। चलो आप जरा इंपैक्ट सोचना शुरू करो, 16,000 वाली के ऊपर भी जाएंगे। बट पहले एक बार इसका इंपैक्ट सोच के देखो। आप कहते हो कि सर अगर हम एक्चुअल प्रोडक्शन के बेस के ऊपर अगर हम लेकर चलते हैं ना फिक्स्ड ओवरहेड, अगर हम एक्चुअल प्रोडक्शन के बेस के ऊपर फिक्स्ड ओवरहेड को लेकर चलते हो, आप कहते हो सर हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है ना वो 60,000। क्लोजिंग स्टॉक की अगर वैल्यू 60,000 है, तो क्या अकॉर्डिंगली प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। आप कहते हो कि सर अगर हम नॉर्मल कैपेसिटी के बेस के ऊपर लेकर चलते हैं, तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आती है 55,000। तो अकॉर्डिंगली प्रॉफिट के अंदर अकॉर्डिंगली चेंज होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का तो डायरेक्ट रिलेशन है। क्लोजिंग स्टॉक जितना ज्यादा होगा जीपी उतना ज्यादा होगा, जीपी उतना ज्यादा होगा तो प्रॉफिट आगे उतना ज्यादा होगा। अब नमूनो एक चीज जरा लॉजिकली सोचो। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि भाई अगर मेरी नॉर्मल कैपेसिटी है 10,000, ठीक है, मैं 10,000 यूनिट्स बना सकता हूं, नॉर्मल है ये। मैंने बनाए 8,000 है। अब मैंने अगर 10,000 यूनिट बनाए हैं, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 55 का। अगर 10,000 को बेस मान के चलता, अगर मैं 8,000 को बेस मान के चलता हूं, तो मैं कह रहा हूं कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 60 का, यानी मेरा प्रॉफिट ज्यादा है। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने। अगर मैं 8,000 को बेस मान रहा हूं, यानी एक्चुअल प्रोडक्शन को बेस मान रहा हूं विच इज लोअर देन द नॉर्मल, तो मैं करूं मेरा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है और मेरा प्रॉफिट अल्टीमेटली ज्यादा है। क्या लॉजिकल लग रहा है ये। मैं 10,000 यूनिट बना सकता हूं, मैं 8,000 बना रहा हूं, मैं 80% कैपेसिटी के ऊपर काम कर रहा हूं। मैंने 2,000 यूनिट कम बनाए हैं, ये मेरी इनएफिशिएंसी है। नाउ दिस इनएफिशिएंसी कुड बी ऑफ एनी रीजन। कुछ भी रीजन हो सकते हैं कि ये जो कम प्रोडक्शन हुई। अब मैं कह रहा हूं प्रोडक्शन कम करी है, वैसे हम 10,000 यूनिट बना लेते, हमने बनाए 8,000 हैं, लेकिन हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा। लेकिन हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा, मतलब मैं कह रहा हूं या तो हम इनएफिशिएंट थे, आइडल टाइम ज्यादा था, ठीक है, लेबर स्ट्राइक पे चलेगी, जो मर्जी रीजन रहे, मेरे यूनिट्स कम बने हैं लेकिन मेरा प्रॉफिट ज्यादा है। क्या लॉजिकल लग रहा है। ऑन वन हैंड यू आर सेइंग यू आर इनएफिशिएंट, ऑन अदर हैंड यू आर सेइंग कि हम तो प्रॉफिट में है जी। यही हो रहा है। अब तुम लोग मुझे सोच के बताओ, क्या लॉजिकल है व्हेन द एक्चुअल प्रोडक्शन इज लोअर देन द नॉर्मल कैपेसिटी, कि मैं फिक्स्ड ओवरहेड को एक्चुअल पे मेजर करूं। समझ में आया। तो यहां पर ऊपर जब मैंने कंसेप्ट पढ़ाया, सब मैंने क्यों बोला कि अगर एक्चुअल ज्यादा है तो एक्चुअल, और नॉर्मल ज्यादा है तो नॉर्मल, क्यों बोला समझ में आ गया। ये रट्टा था या लॉजिक। आप एंड तक अगर याद रखोगे ये कंसेप्ट, तभी एग्जाम्पल दिया है, एंड तक याद रखोगे तो रट्टा नहीं लगेगा। ठीक है, समझ आ गया। चलो इसी क्वेश्चन के अंदर एक एलिमेंट और ऐड करा मैंने। मैंने कहा अगर तुम 16,000 यूनिट बना रहे हो, चलो 16,000 में देखते हैं कहानी सर। 25 रुपए मटेरियल का, 10 रुपए लेबर का, 2 लाख को मैं अब किससे डिवाइड करूंगा, 16 से डिवाइड करा। बोलो कितना आता है, 12.5। 25 + 10 35, 35 प्लस 12.5 कितना हुआ, 47.5। मतलब अब आप कह रहे हो 47.5 जो है मेरा पर यूनिट मेरे को कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, तो अब मेरी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी, 47,500। चलो ब्रिंगिंग बैक यू टू लिटिल बिट ऑफ फाउंडेशन पार्ट। फाउंडेशन के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स नाम की भी कोई चीज है, स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स नाम की वो स्केल है। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी
कॉस्ट पर यूनिट कम होगी। पढ़ा हुआ है ऐसा कुछ चीजें। चलो, फॉरगेट दिस, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या बोलता है, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाओ, ठीक है। कोई भी एग्जांपल उठा लो। मैंने आप लोगों को क्या बोला, मैंने कहा देखो बेटा, अगर आप हमारे साथ सिर्फ अकाउंटिंग पढ़ते हो, अब आई एम टेकिंग नो रैंडम फीस, मैंने कहा आप लोग मेरे से सिर्फ अकाउंट्स पढ़ते हो, तो भाई मेरी तो फीस है जी 25,000, सिर्फ अकाउंट्स कौन सी। अगर आप मेरे पास अकाउंटिंग भी पढ़ते हो, टैक्सेशन भी पढ़ते हो और लॉ भी पढ़ते हो, ठीक है, तो तीनों की फीस कितनी हो जाएगी से, मान लेते हैं 25 25 50 और 20 कितना हो गया, 70 बन गया। मैंने कहा तीनों की फीस होगी से 55,000। मतलब आपने अगर 3 सब्जेक्ट लिए तो मैंने आपको 55 में ऑफर करा। ऐसे होता नहीं होता। आप मार्केट जाइए एक पेन लेने के लिए, 10 रुपए का मिलेगा, 20 का मिलेगा। आपको, मुझे तो 100 पेन चाहिए, क्या वो बंदा आपको कम में दे देगा, नहीं दे देगा। आप 1 यूनिट बना रहे, कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, स्पेशल बनाना पड़ेगा। आप ज्यादा यूनिट्स बना के चल रहे हो, कॉस्ट कम पड़ेगी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल समझ में आ रहा है। ये तो मतलब कह लो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है ना, कि जहां पर भी नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो ज्यादा होंगे, चाहे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, चाहे आप बाय कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप सेलर वाली पोजीशन में हो, जहां पर भी नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा होंगे डेफिनेटली वहां पर कॉस्टिंग जो है वो कम हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, समझ में आती है कहानी, क्लियर है। तो अब ये वाला एग्जाम्पल को जो हमने करा, एक बार दोबारा से जो मैंने समझाया सारा पढ़ के देखें, हाँ जी बेटा। बच्चे मेरे को बस वही चीज तो मैंने कही ना बेटा, मेरी पर यूनिट कॉस्ट की मैं बात करके चल रही हूँ। क्या पर यूनिट कॉस्ट कम नहीं होगी नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज होने से ओवरऑल। बेटा इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात कर रहे हैं ना बेटा। एक चीज मुझे बता, मैं अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा 2 लाख रुपए का फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा होना ही होना है, मेरा टोटल कॉस्ट उतनी इनकम होनी है ना। टोटल कॉस्ट तो मेरी 2 लाख ही फिक्स में जानी जानी है ना, मतलब जो भी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें 2 लाख मेरा फिक्स जाना ही जाना है। अगर मैं कम यूनिट्स बनाऊंगा तो मेरी क्या पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा होगी, लेकिन अगर मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेंगे तो क्या मेरी पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। वही तो कह रहे हैं बेटा बस, ठीक है, क्लियर है। बेटा प्रॉफिट की बात कहां आ रही है, प्रॉफिट तो में क्यों जा रहे हो अभी। हम क्या निकाल रहे हैं, हम तो कॉस्ट निकाल रहे हैं। हम प्रॉफिट की तो बात ही नहीं कर रहे ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट एलिमेंट है, कि भी मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या पड़ेगी। वो तो हमने बोला है कि यस, ट्रेडिंग अकाउंट जब आप बनाकर चलते हो, यहां पर आप क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हो। अब क्लोजिंग स्टॉक की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, क्या प्रॉफिट भी उतना ज्यादा होगा। अब हमने जो एग्जांपल लिया वो ले लो। आप कह रहे हो कि अगर आप 8,000 यूनिट के बेस के ऊपर कैलकुलेशन करते हो, आप कहते हो जी सर क्लोजिंग स्टॉक होगा 60,000 का, ठीक है। अगर आप 10,000 पे कैलकुलेशन करते हो, आपका क्लोजिंग स्टॉक था 55 का। अगर आपने 8 के ऊपर कैलकुलेशन करी होती, आप 60 ले जाते, तो आपका क्या प्रॉफिट उस चक्कर में 5,000 ज्यादा आता या नहीं आता। अब मुझे तो क्या ये लॉजिकल है, ये 5,000 का प्रॉफिट एडिशनल नहीं है ना लॉजिकल। वाई इट इज नॉट लॉजिकल, बिकॉज एक तरफ आप कह रहे हो आप इनएफिशिएंट हो, दूसरी तरफ आप क्या कह रहे हो जी, समझ आ गया। चलिए बेटा आगे बढ़ो। कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, चलो पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आप नॉर्मल कैपेसिटी के बेस के ऊपर कैलकुलेट करते हो, आपका रॉ मटेरियल एक्चुअल 25 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर एक्चुअल 10 पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल के बेस के ऊपर कैलकुलेट करा, यानी 10,000 यूनिट के बेस के ऊपर कैलकुलेट करा, तो आपने कहा पर यूनिट कितना है, 20 रुपीज। तो कॉस्ट पर यूनिट कितना हुआ बच्चे, 55। क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 1,000 यूनिट, तो वैल्यू कितनी हो गई, 55,000। समझ आया। अगर मैं एक्चुअल कैपेसिटी के बेस के ऊपर कैलकुलेट करता हूं, रॉ मटेरियल 25 का, लेबर 10 की, फिक्स्ड ओवरहेड 8,000 के बेस के ऊपर 25 का, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना हुआ, 60 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी हुई, 60। और अगर मैंने 16,000 रुपए बेस के ऊपर कैलकुलेशन करी, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आया था इसी तरीके से, 47,500। कह रहे हैं जो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, अगर आप देखो नॉर्मल कैपेसिटी के केस में, ठीक है, बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी, वो लोअर है एक्चुअल प्रोडक्शन से, जब आपने 8,000 यूनिट प्रोड्यूस करे। अब ये लोअर प्रोडक्शन क्यों हो सकती है, आइडल टाइम, खाली बैठे हुए हैं, लेबर ने स्ट्राइक कर दी,
इनएफिशिएंसी है, कह रहे हैं जहां पर इनएफिशिएंसी है या आइडल टाइम है तो क्लोजिंग स्टॉक हाई होगा। वैल्यू की बात करके चले तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हाई आई है। अब इस हाई क्लोजिंग स्टॉक के चलते क्या ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होगा? ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है मतलब आप तो कह रहे हो कि भाई हम है तो इनएफिशिएंट, लेकिन इनएफिशिएंसी तो जी हमारे लिए एसेट बन रहा है, देखो हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। क्या ये लॉजिकल है? दिस इज नॉट लॉजिकल। तो कह रहे हैं इनएफिशिएंसी एक एसेट बन के आपका प्रॉफिट बना बढ़ा रही है, ये इलॉजिकल है कंप्लीटली। तो कह रहे हैं इसी वजह से जब हम फिक्स्ड ओवरहेड को ऑब्जर्व करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जॉर्प्शन, यानी पर यूनिट जब आप वैल्यू निकाल रहे हो, तो कह रहे हैं आप एक्चुअल प्रोडक्शन या नॉर्मल कैपेसिटी विच एवर इज हायर के बेस के ऊपर निकाल के चलो। ठीक है, तो आपको अब लॉजिक के साथ पता है कि वाई एक्चुअल या नॉर्मल कैपेसिटी विच एवर इज हायर, रट्टाफिकेशन नहीं है। क्योंकि अगर आपकी नॉर्मल कैपेसिटी ज्यादा है, आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन कम है, इट विल लीड टू द ओवर वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट वो बढ़ाकर चलेगा। ठीक है, गॉट इट? समझ आ गया? क्या यहां तक क्लियर है? कैसा लग रहा है इंटर में आके? समझ में आया कि जब मैं कल पहली क्लास के अंदर बोल रहा था या इंट्रोडक्टरी सेशन के अंदर बोल रहा था कि द फर्स्ट थिंग दैट हैज टू बी डन इन इंटर, कि ये एक्सेप्ट करना कि अब अकाउंटिंग पढ़ने का तरीका चेंज हो रहा है। जितनी जल्दी बच्चे आप इस चीज को अडेप्ट कर लो, मैं आपको कह रहा हूं उतनी जल्दी आप लोग कंफर्टेबल हो जाओगे। ठीक है, उतनी जल्दी आप लोगों का बहुत अच्छा फ्लो बन जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे पता है, बिकॉज वी आर नॉट यूज टू स्टडी अकाउंट्स लाइक दिस। कभी अकाउंट्स ऐसे नहीं पढ़ी थी कि पहले ऐसे थ्योरी पढ़ने बैठे हैं, ठीक है, फिर उसका क्वेश्चन कर रहे हैं। और मैं आपको कह रहा हूं दिस इज अ प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड, इसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। वो अलग बात है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर कुछ एक पैराग्राफ हमें लिखने पड़ेंगे स्टैंडर्ड के रेफरेंस, आंसर देते टाइम मुझे रेफरेंस देना पड़ेगा कि हाँ जी पैराग्राफ नंबर 27 ये बोलता है, पैराग्राफ नंबर 21 ये बोलता है, पैराग्राफ नंबर 5 ये बोलता है। तो कुछ एक जगह पे लिखवाऊंगा मैं चीजें, बट अंडरस्टैंड दिस कि आप लोगों का माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि इफ वी डोंट नो दिस कंसेप्ट, अगर मैंने ये बेयर टेक्स्ट, इसको मैं बेयर टेक्स्ट से ही बनाया हुआ है मैंने, ठीक है, एग्जांपल्स मैंने बीच में डाले हुए हैं, थोड़ा सिंपलीफाई करा हुआ है, ठीक है। अदरवाइज बेस हैज बीन बेयर टेक्स्ट ओनली, मैं बेयर टेक्स्ट भी दिखाऊंगा आपको कल के लेक्चर के अंदर, इसका बेयर टेक्स्ट भी दिखाऊंगा अगले लेक्चर में इसका। ठीक है, अगर मुझे ये नहीं पता होगा तो मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मुझे इसकी नॉलेज जरूरी है। क्वेश्चन में तो इसकी एप्लीकेशन है। क्लियर है? तो घर जाकर जो भी हम क्लास में कर रहे हैं रिवाइज जरूर करें। और रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा? मैं आपको कह रहा हूं स्टैंडर्ड कंप्लीट होने दो, मैक्सिमम बता रहा हूं 14 मिनट्स। 14 मिनट से ऊपर अगर इस स्टैंडर्ड की मेरी रिवीजन हो गई ना एंड में, मुझे बता देना, मैं जिस दिन लेक्चर इसका खत्म होगा, मतलब जिस दिन ये डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट खत्म होगा, लास्ट के 14 मिनट्स के अंदर पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक रिवाइज करवा दूंगा बेटा हमने ये पढ़ा है स्टैंडर्ड। ठीक है, और पेपर में उतना ही टाइम देने की जरूरत होती है रिवीजन करने के लिए। 15 मिनट 20 मिनट कंसेप्ट समझा, डन, फिर सीधा क्वेश्चन होता है व्हेन इट कम्स टू द रिवीजन पार्ट। ठीक है, डन है, चल सकते हैं आगे। एक बार यहां तक रीड करना चाहते हो जितना करा विद इन क्लास? चलो टेक योर टाइम, एक बार रीड कीजिए, क्योंकि इस पर एक और कंसेप्ट आपके सामने आ रहा है, दैट इज ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। सो जस्ट रीड इट वंस देन वी विल गो थ्रू। ठीक है, मुझे बता दीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग द्वारा रिज्यूम कर दूंगा। चलिए बच्चों, बेटा अब जो डाउट्स हैं एक बार ले लेते हैं अब तक जो आ रहे हैं बच्चों के। तो पहला डाउट एक बच्चे का क्या आया मेरे पास, कहते हैं कि सर इन्वेंट्री के ऊपर क्या डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी? किसी और बच्चे के मन में भी सवाल हो सकता है। ठीक है, गुड बच्चे, जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत बढ़िया। मैं सीधा कहता हूं सिली से सिली क्वेश्चन, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन क्लास में एक्सेप्टेबल नहीं पूछोगे वहां गलत करोगे। तो बच्चे ने डाउट पूछा क्या सर इन्वेंट्री के ऊपर, इन्वेंट्री पड़े पड़े डेप्रिशिएट नहीं होगी? बेटा फर्स्ट चीज, इन्वेंट्री जो होता है दैट इज अ करंट एसेट। इन्वेंट्री जो होता है वो होता ही वही है जो आप नॉर्मल कोर्स के अंदर यूजुअली आप ट्रेड करके चलते हो, अगर मैं बेसिक टर्म लेकर चलूं। ठीक है, सेकेंड चीज, डेप्रिसिएशन जो लगती है वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या ऐसा बोलूं टेंजिबल एसेट्स के ऊपर लगती है, फिक्स एसेट्स के ऊपर। इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स के ऊपर क्या लगता है? अमोर्टाइजेशन लगता है।
और नेचुरल एसेट्स के ऊपर क्या लगता है, डिप्लीशन लगता है। ठीक है। अब आप कह रहे हो कि सर इन्वेंट्री ऐसा भी तो हो सकता है, काउंटर क्या आया कि सर इन्वेंट्री ऐसी भी तो हो सकती है जो पड़ी है नहीं बिक रही। बेटा अगर इन्वेंट्री पड़ी है, आउटडेटेड हो गई है, नहीं बिक रही, तो इट विल टर्न इनटू अ नॉन मूविंग और से स्लो मूविंग कैटेगरी, स्लो मूविंग इन्वेंट्री। हो सकता है कि हाँ जितनी उसकी कॉस्ट पड़ी थी अब शायद उससे कम पैसा मिले, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो बोल ही रहे हैं कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे होनी चाहिए, कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर। तो अगर इन्वेंट्री का मुझे उतना पैसा नहीं मिलेगा, यानी आप कह रहे हो सर इन्वेंट्री की वैल्यू पड़े पड़े अगर कम हो गई है तब क्या, तो अगर इन्वेंट्री का मुझे उतना पैसा नहीं मिलेगा तो मैं कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर लोअर पे ले आऊंगा ना बेटा। ठीक है कि मुझे उसका कितना मिल जाएगा, तो उस वैल्यू पे ले आऊंगा तो अपने आप क्या उसका इंपैक्ट आ जाएगा। तो इन्वेंट्री पे डेप्रिसिएशन की बात नहीं होगी। अगला क्वेश्चन जो आया वो है कि सर ये नॉर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटी माइनस प्लान मेंटेनेंस क्या है। बेटा आप मुझे एक चीज बताओ, मशीन से हट जाते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा बच्चे हमसे अंशिका ने। ठीक है। अंशिका बेटा चलो आप इसका आंसर दोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, किसी और बच्चे ने नहीं पूछा मेरे से ये, जबकि पढ़ा सबने कि हाँ सर ने ऐसा भी तो कुछ लिखा हुआ है, बाकी सबको क्लियर है। कहाँ लिखा है झल्ली, व्हाट इज एक्चुअल कैपेसिटी के ऊपर नॉर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटी माइनस प्लांट मेंटेनेंस। चलो कौन आंसर दे रहा है इसका, कोई दे रहा है आंसर इसका खुद से वॉलेंट्री। अंशिका ने हैंड रेस कर दिया, हाँ जी पहले अंशिका की सुनते हैं जी। प्लान किया। ध्यान से वर्ड पढ़ बच्चे, प्लान मेंटेनेंस लिखा है, गलत जा रहे हो। हाँ जी, मेंटेनेंस के लिए खर्चे गलत, ध्यान से सुनिए। ठीक है, आपसे एग्जांपल शुरू करते हैं। सीए फाउंडेशन के पेपर थे, आपने पढ़ना शुरू किया पेपर से एक दिन पहले या जो भी था। ठीक है, बिल्कुल वहां से करते हैं स्टार्ट। आपने सुबह स्टार्ट किया पढ़ना। ठीक है, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 3.5 4 घंटे 5 घंटे हो गए पढ़ रहे हो। क्या 5 घंटे में लगा कि यार थोड़ी सी ब्रेक ले ले, ली थी ब्रेक, क्या किया था उसके अंदर, ब्रेक लिया, बेसिकली माइंड को फ्रेश किया कि यस वी आर रेडी टू स्टार्ट अगेन। समझ आ गया किस कंसेप्ट की तरफ जाना चाह रहा हूं। आप खुद सोच के देखिए, अगर आप मशीन से प्रोडक्शन करके चल रहे हैं या आप लेबर से भी या लेबर को भी यूज कर रहे हो, डायरेक्ट लेबर है। ठीक है, मैनुअल काम हो रहा है चाहे ऑटोमेटेड काम हो रहा है चाहे मशीन से काम हो रहा है, सेमी है, एक कैपेसिटी है ना उसकी। अगर मैं इस मशीन को कंटिन्यू यूज करता जाऊंगा, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ योर लैपटॉप, मैं लैपटॉप बंद ही नहीं कर रहा, मेरा लैपटॉप 24 घंटे में इसके ऊपर लगा हूं काम करने में, लगा हूं काम करने में, क्या होगा, एक पॉइंट आएगा लैपटॉप खुद ही जवाब दे देगा, कहेगा भाई तू तो रुक नहीं रहा, मैं रुक जाऊं। होगा नहीं होगा। फोन की बैटरी देख लो, फोन आप यूज करने में लगे हो, चलो रीले स्नैपचैट हैं चले हुई हैं, अब आप दिन भर लगे हैं फोन के ऊपर या क्लासेस के लिए देख रहे हैं, फुल डे आपका फोन यूज हो रहा है। ठीक है, जिस टाइम फ्री है गाने सुन रहे हैं। ठीक है, आपका फोन फुल डे यूज हो रहा है, एक पॉइंट आएगा ना जब फोन की बैटरी खुद ही कह देगी भाई लो बैटरी चार्ज कर ले, है कहेगा नहीं कहेगा, बेसिकली उसको चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। ऐसी ये चीज सोच के देखो ना प्रोडक्शन के एंगल से भी। ठीक है, अगर मैन्युअली अगर आप मशीन को भी यूज कर रहे हो या लेबर भी काम करके चल रही है तो एक कैपेसिटी है जिसपे आप काम कर सकते हो। इसी तरीके से बेटा जो मशीन होती हैं, मशीन की एक कैपेसिटी होती है। कोई मशीन है से वो 10 लाख यूनिट्स बना सकती है, 10 लाख यूनिट तक उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आफ्टर सर्टेन पॉइंट मशीन को बंद करना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसकी सर्विस करनी पड़ेगी, तब जाकर वैसी प्रोडक्शन होगी। समझ आया, ओवरहीट हो जाती है। और हर जगह ये चीज है, मैं कह रहा हूं कहीं आप उठा के चल लीजिए, ऐसे चल लो कि एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लीजिए आप, तंदूर है, तंदूर में रोटियां नान कुलचे जो भी है ब्रेड्स हैं वो लग रही हैं। तंदूर में क्या डलता है, कोयला और लकड़, दो चीजों से वो चलता है। ठीक है, अब हुआ क्या, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वो ना ओवरहीट हो जाता है या अंडर हीट हो जाता है, डिपेंडिंग कि कितना उसको यूज कर रहा है। अगर वो ओवरहीट हो रहा है ना, सीधी सी बात है रोटी जाएगी जल जाएगी, तो उसको कूल डाउन करने के लिए रखना पड़ेगा कि नहीं भाई थोड़ी देर उसके ऊपर कुकिंग नहीं हो सकती। ठीक है,
सिमिलरली अगर वो अंडर हीट चल रहा है तो मुझे उसके अंदर वुड और डालनी पड़ेगी, ताकि जितनी रिक्वायर्ड हीट है वो टेम्परेचर जो चाहिए वो बन जाए, फिर उसके ऊपर बन पाए। अब वो क्या जब रश का टाइम होगा, चाहे जितना मर्जी रश हो, क्या बीच में मुझे अगर वाकई ऑर्डर आगे सही देने हैं कि रोटी जो है या ब्रेड हैं सही निकले, क्या मुझे उसको रखना पड़ेगा मेंटेन करने के लिए, बीच में रुकना पड़ेगा या नहीं रुकना पड़ेगा? बस यही प्लान मेंटेनेंस है बेटा। हम कह रहे हैं कि भाई ठीक है, मेरी टोटल कैपेसिटी तो है कि मैं भाई 20 घंटे पढ़ा सकता हूँ दिन में, या 12 घंटे 13 घंटे दिन में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे को बीच में मैं अपने गले को रेस्ट नहीं दूंगा, तो 14th आवर तक क्या होगा, मेरी वॉइस ऐसी हो जाएगी, शायद बहुत ज्यादा हार्श हो जाएगी मेरी वॉइस, है ना? समझ में आया? वो है मेंटेनेंस। समझ आ गया कि मेरी भी टोटल कैपेसिटी कितनी है, कि ठीक है यार इतने हम यूनिट्स बना सकते हैं, लेकिन ये प्लान मेंटेनेंस है कि इतने टाइम के लिए मुझे बीच में मशीन बंद भी करनी पड़ेगी। तो वही है कि प्लान मेंटेनेंस के बाद कितनी नॉर्मल हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो हम कह रहे हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये पूछा कि सर क्या पेपर में दिया रहेगा? बिल्कुल बेटा, पेपर में यूजुअली आपको नॉर्मल प्रोडक्शन जो है वो दे के रखेगा, और एक्चुअल प्रोडक्शन देके रखेगा। जहां पर नॉर्मल प्रोडक्शन या एक्चुअल प्रोडक्शन में से एक मिसिंग होगा, ठीक है, तो वहां पर जो आपको प्रोडक्शन दे रखी होगी हम उस बेस के ऊपर कैलकुलेशन कर डालेंगे, एजम्पशन लिख लेगा। ठीक है, गॉट इट? आगे बढ़ सकता हूं? चलिए बेटा, अब बेटा अगला कंसेप्ट जो है ना, वो आता है ज्वाइंट प्रोडक्ट का और बाय प्रोडक्ट का। मैं ये वाला कंसेप्ट आपको अभी नहीं करवा रहा, ये वाला कंसेप्ट करेंगे अगले लेक्चर में, बिकॉज दिस कंसेप्ट इज गोइंग टू टेक सर्टेन टाइम। ठीक है, तो मैं आपको अभी लेकर जा रहा हूं उसके बाद वाले पैराग्राफ्स की तरफ। सो आप लोग आ जाएंगे किस तरफ? आप लोग आ जाएंगे यहां पर आपके कॉस्ट फॉर्मूलाज के ऊपर, पैराग्राफ नंबर 14 से 17, पेज नंबर 10 पे आ जाइए, कॉस्ट फॉर्मूला। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 14 से 17 पे आ जाओ। बेटा क्या कहते हैं कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है उसको निकाला कैसे जा सकता है, मतलब कौन सा फॉर्मूले से आप कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकाल सकते हो? ब्रिंग टेकिंग यू बैक टू सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन में आप लोगों ने पढ़ा था कि फीफो मेथड होता है, वेटेड एवरेज मेथड होता है, लिफो मेथड होता है, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? रिटेल कॉस्ट मेथड भी पढ़ा था, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट नाम से भी मेथड तो पढ़ा था, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं था, दैट वाज डिफरेंट सिनेरियो, राइट? अब देखो बेटा होता क्या है, कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को निकालने का क्या तरीका है। कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड बी स्टेन्ड इन द फॉलोइंग मैनर। जहां पर तो आपकी इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल है, यहां पे जहां पे आपकी इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल है, कह रहे हैं वहां पर तो आप यूज कर सकते हो या तो फीफो मेथड, यानी फीफो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आया है उसको पहले यूज करेंगे। या फिर वहां पर आप क्या यूज करके चल सकते हो, वेटेड एवरेज मेथड। सर लीफो मेथड भी हमने पढ़ा था, लीफो क्यों नहीं लिखा हुआ? बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि लीफो मेथड को यूज नहीं करा जा सकता, और क्यों नहीं करा जा सकता उसका भी एक रीजन दूंगा अभी। जहां पर आपकी इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं है, ठीक है, वहां पर वो क्या कहता है कि कौन सा मेथड आप यूज करके चलोगे, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट मेथड जो है आप यूज करके चलोगे। नाउ व्हाट इज दिस स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट मेथड, इसके ऊपर भी अभी आगे चर्चा करूंगा, डोंट वरी। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट मेथड का मतलब क्या होता है, एलोकेट करके चलना स्पेसिफिक कॉस्ट, ठीक है, एक आइडेंटिफाइड इन्वेंट्री के ऊपर। बेसिकली ये ऐसे होता है जैसे हम जॉब कॉस्टिंग के केस में करके चलते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने कोई ऑर्डर दी, अब आप लोगों के क्या बनने हैं, मोमेंटोस बनने हैं। ठीक है, जिन बच्चों का भी क्लियर हुआ उनको फेलिसिटेट करेंगे, ठीक है, तो आप लोगों के लिए मोमेंटोस बनेंगे। अब मोमेंटोस बनने हैं तो मैं ना कुछ ऐसे स्पेशल मोमेंटोस जो है सपोज करो ऑर्डर दे दूं कि मुझे ना इस क्वालिटी का मोमेंटो चाहिए, ये वाले मोमेंटो चाहिए, और उसके ऊपर ऐसे हमारा लोगो रहेगा, ये कलर रहेगा। मैंने क्या कर दिया, कुछ एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देके चल रहा हूँ, मुझे बताया कि वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, स्पेसिफिक जॉब है। ठीक है, अब वो जो उस मोमेंटोस को बनाने के लिए कॉस्ट लगेगी, जो उस मोमेंटोस को बनाने के लिए बच्चों को कॉस्ट लगेगी, वहां पर कौन सा मेथड लग जाएगा, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट मेथड। यानी उस पर्टिकुलर इन्वेंट्री के लिए, क्योंकि जिनसे मैं खरीद रहा हूं उनके लिए तो इन्वेंट्री की तरह है ना वो, ठीक है, तो वो उनके लिए क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक कॉस्ट हो गई। दूसरा एग्जांपल देके चलना है, ऐसे चल लेता हूं, सर्विस सेक्टर के केस में बड़ा स्पेसिफिक हो सकता है। सपोज करो हम सबके पास क्या है, टू व्हीलर्स हैं, ठीक है,
हम सारे गए कहां पर, सर्विस कराने के लिए। जब जो सर्विस है वो तो चलो सभी की गाड़ियों की होनी है, सभी की एक्टिवा टू व्हीलर्स की होनी है। अब मान लेते हैं कि किसी के एक्टिवा के अंदर क्लच में इशू आ रहा है थोड़ा सा। अब वो जो क्लच का इशू आ रहा है वो तो उस पर्टिकुलर एक्टिवा में ही लगेगा ना। वो जो कॉस्ट इनकर होगी क्लच से रिलेटेड, क्लच रिपेयर से रिलेटेड, वो सिर्फ पर्टिकुलरली उस एक्टिवा के केस में ही होगी ना बच्चे, कहीं और तो नहीं होगी। क्या इतना समझ में आता है? वो जो होगी वो उस पर्टिकुलर में ही होगी, राइट? क्लियर हुआ? अब ये थोड़ा ना कि उस क्लच की जो रिपेयर की कॉस्ट है वो सबकी एक्टिवा में डाल दिया जाएगा। स्पेसिफिक हो गया ना कि हाँ जिसकी एक्टिवा में वो क्लच वाली प्रॉब्लम थी वो उसी में डाली। इसी तरीके से मान लेते हैं ब्रेक ऑयल। अब ब्रेक ऑयल एक एक्टिवा में खत्म था तो जिसमें ब्रेक ऑयल डल रहा है भाई उसी की कॉस्ट के अंदर ऐड करोगे ना। ये थोड़ा ना कि सब में एलोकेट करने बैठ जाओगे। तो स्पेसिफिकली बेसिकली जो जॉब हम परफॉर्म करके चल रहे हैं उस स्पेसिफिक जॉब के लिए, उस स्पेसिफिक इन्वेंट्री के लिए जो हम इन्वेंट्री हमने आइडेंटिफाई करी है, उसके लिए जो जो कॉस्ट इनकर हुई है हमसे वही ऐड करते जाते हैं। आपके पूरे सिलेबस के अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहां पर आपको स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट मेथड लगाना पड़े। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के बे टेक्स्ट के अंदर बताया गया है कि जहां पर आपकी इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं होती है तो वहां पर हम स्पेसिफिक उस इन्वेंट्री से रिलेटेड जो कॉस्ट इनकर करी जाती है वो उसको इंक्लूड करके चलते हैं। तो वहां पे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट मेथड लगा के चलते हैं। अच्छा सर हम ये मेथड सीखेंगे कहां पर? बेटा आप एक चीज समझे, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ आपको अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ। कॉस्टिंग जो है आप कहां सीखोगे? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर नंबर 4 के अंदर। पेपर नंबर 4 के अंदर आप वहां पर आपके पास चैप्टर्स आएंगे जिसके अंदर आप मटेरियल कॉस्टिंग भी सीखोगे, ठीक है, लेबर कॉस्टिंग भी सीखोगे, ओवरहेड कॉस्टिंग भी सीखोगे, आप वहां पर जॉब कॉस्ट भी सीखोगे, प्रोसेस कॉस्ट भी सीखोगे। तो वहां पर आपको क्या है, चैप्टर्स है। सर्विस कॉस्टिंग भी सीखोगे। तो कॉस्ट निकाली कैसे जाती है, ठीक है, वो बहुत इन डेप्थ के अंदर आपको पढ़ाया जाता है। कौन सा सब्जेक्ट? पेपर नंबर 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। मेरा काम क्या है? आपको अकाउंटिंग सिखाना। और अकाउंटिंग के अंदर इन्वेंट्री के रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या बोला गया है कि जहां तो आपकी इन्वेंट्री जो है अगर इंटरचेंजेबल है, या तो वहां पर आप यूज करेंगे फीफो मेथड या वेटेड एवरेज मेथड। आगे एक चीज और ऐड ऑन करूंगा अभी इसमें, ठीक है, या जहां पर आपके वो इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं है तो वहां पर आप क्या यूज करके चलोगे? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट मेथड करके चलोगे। फिर इन्होंने क्या बोला कि जहां पर आपकी प्रोडक्ट्स यानी इन्वेंट्री जो है अगर वो इंटरचेंजेबल है तो उस केस में एंटिटी अडॉप्ट कर सकती है कोई भी मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। आप किसी भी मेथड से इन्वेंट्री निकाल सकते हो। वैल्यूएशन के लिए आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो, नॉट स्पेसिफिकली स्टिकिंग टू फीफो एंड वेटेड एवरेज। वो कह रहे हैं आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन वो मेथड ऐसा होना चाहिए विच इज गिविंग द फेयरेस्ट पॉसिबल अप्रोक्सीमेशन टू द कॉस्ट, कि जो उस इन्वेंट्री की कॉस्ट है वो फेयरेस्ट पॉसिबल अप्रोक्सीमेशन दे रहा है कि यार अप्रोक्सीमेट इस इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो इतनी है जी। अप्रोक्सीमेट इस इन्वेंट्री की कॉस्ट जो है इतनी पड़ी है हमें उस लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए। तो यहां पर अगर मैं आपको क्रक्स दूं, आई कैन गिव यू दिस क्रक्स, कि अगर इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं तब तो जो स्पेसिफिक इन्वेंट्री है, आप जिस इन्वेंट्री की बात करके चल रहे हो उस इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए जो भी कॉस्ट इनकर होगी उससे रिलेटेड स्पेसिफिक, आप वो सारी कॉस्ट कंसीडर करके चलो, ठीक है। बट अगर आपकी इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल है, वो कहते हैं या तो आप फीफो यूज करो या आप वेटेड एवरेज यूज करो। लेकिन अगर फीफो या वेटेड एवरेज नहीं लग सकता, क्या बोला मैंने? अगर फीफो या वेटेड एवरेज नहीं लग सकता उस सरकमस्टांस के अंदर अगर आप कोई और मेथड यूज करना चाहते हो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए आप कर सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो मेथड ऐसा होना चाहिए कि विच गिव्स द फेयरेस्ट अप्रोक्सीमेशन, की पॉसिबल अप्रोक्सीमेशन टू द कॉस्ट, कि जो इन्वेंट्री की आप बात करके चल रहे हैं कि उसकी कॉस्ट क्या पड़ी होगी टू ब्रिंग इट टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। समझ आए? अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो फीफो मेथड रेकमेंड करके चलता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट रेकमेंड करके चलता है, फीफो रेकमेंड करता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट रेकमेंड करता है, एंड वो सपोर्ट करके चलता है किसी भी ऐसे मेथड को जो फेयरेस्ट पॉसिबल अप्रोक्सीमेशन टू कॉस्ट देकर चल रहा है। डन है? आगे बढ़ो। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है बेटा वो अलाउ नहीं करता है लीफो मेथड।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो नहीं मानता लीफो मेथड को। कारण क्या है कि सर लीफो मेथड क्यों नहीं? जब हम फाउंडेशन लेवल पे थे तब तो आपने हमें सिखाया था। मैं कह रहा हूं जब तुम कॉस्टिंग पढ़ोगे लीफो तो तुम्हें तब भी सिखाया जाएगा। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 या ज्यादातर इंटरनेशनल जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ऑन इन्वेंट्री, वहां पर बोल दिया गया कि हम लीफो मेथड को यूज करके नहीं चलेंगे, हम फीफो मेथड यूज करके चलेंगे। यहाँ वेटेड एवरेज लीफो अलाउ ही नहीं होता। ठीक है, अब क्यों अलाउ नहीं होता लीफो? क्या लगता है सर, आप लोग मुझे कारण बताओ कि लीफो मेथड को बाहर क्यों कर दिया गया? क्या बात रही होगी कि कहते नहीं यार लीफो मेथड ठीक नहीं है इन्वेंटरी की वैल्यू निकालने के लिए? क्या लगता है? सोच समझ के आंसर। गलत होगा कोई चक्कर नहीं है, बट एक बार सोचो सही, वाई नॉट लीफो? लीफो समझते हो ना सारे? लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में है उसको पहले बाहर निकालेंगे, जो लास्ट में खरीदा उसको पहले बेचेंगे। वाई? बिल्कुल लॉजिकल रीजन है। और अच्छा रीजन दिया, वन ऑफ द रीजन। और कोई रीजन? आउटडेटेड हो जाएगा मार्केट प्राइस। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, कंटिन्यू। ठीक है, स्मैचिंग। ओके, चलो थोड़ा सा करेक्ट करूं मैं इस चीज को, थोड़ा सा एक्सपेंड करें। वाई नॉट लीफो? वेरी लॉजिकल रीजन। बेटा मेरे पास एक गोडाउन है, एक जगह है जहां पर मैं इन्वेंट्री स्टोर करता हूँ। जब मेरे पास पहले की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, जब तक वो बिकी नहीं, डज इट मेक सेंस कि मैं इन्वेंट्री और मंगाई जाऊं और लेटेस्ट वाली को बेचा जाऊं? डज इट मेक सेंस? नो। पहले जो इन्वेंट्री बिकेगी तभी और ऑर्डर करूंगा ना, प्रैक्टिकल सिनेरियो। दूसरी चीज, इन्वेंट्री की जब हम बात करके चलते हैं तो इन्वेंट्री आप किसके ऊपर रिकॉर्ड करके चल रहे हो? कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करके चल रहे हो, राइट? अगर आप लास्ट इन फर्स्ट आउट के बेस के ऊपर चलते हो तो आपका जो लेटेस्ट वाली इन्वेंट्री है वो आपने पहले बाहर निकाल रहे हो, राइट? तो आपकी जो क्लोजिंग स्टॉक में इन्वेंट्री बचेगी वो कौन सी बचेगी? जो आपने पहले खरीदी होगी। ये समझ में आ रहा है सबको कि आपकी क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो इन्वेंट्री बची होगी वो कौन सी इन्वेंट्री होगी? जो आपने पहले खरीदी होगी। अब बस मुझे इतना बताओ, जो आपकी क्लोजिंग स्टॉक के अंदर पहले इन्वेंट्री बची हुई है खरीदी हुई, उसकी आज के टाइम में अगर वैल्यू देखें वो कितनी है? क्या हायर होगी? वाई? इन्फ्लेशन का इंपैक्ट। विद इन्फ्लेशन क्या इन्वेंट्री की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी? कॉस्ट नहीं बढ़ती? कोई चीज जो पहले कितने की आती थी, 5 रुपए की आती थी, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ वेरी बेसिक एग्जांपल, पार्ले जी के बिस्किट। पार्ले जी के बिस्किट बेटा पहले ना 2 रुपए के आते, 2 से वो कितने के हो गए? 3 के हो गए। और अब जो है वही पैकेट 5 रुपए का आता है, सेम क्वांटिटी, बट नाउ इट इज एट 5 रुपीज। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, ये 2 से 5 हो गया प्राइसिंग, किस वजह से हुआ? डेफिनेटली कंपटीशन को कंसीडर करते हुए प्राइसिंग की चेंज हुई होगी, प्लस इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हुए प्राइसिंग चेंज हुई होगी। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो मेरे पास तो इन्वेंट्री रिफ्लेक्ट हो रही है 2 रुपए के हिसाब से। मेरे पास तो इन्वेंट्री रिफ्लेक्ट हो रही है सिर्फ 2 रुपए के हिसाब से, क्योंकि मैंने लेटेस्ट वाली जो खरीदी है इन्वेंट्री उसको मैंने बेच दिया। तो मेरे पास तो पुरानी इन्वेंट्री पड़ी है। लेकिन आज की डेट में अगर मैं इस इन्वेंट्री की वैल्यू देखूं तो वो शायद 5 रुपए है। फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल समझो ना, आज की डेट में तो इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है? 5 रुपए है ना। तो यानी जो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्या वो ट्रू वैल्यू पे रिफ्लेक्ट हो रही है? क्योंकि उसके अंदर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट नहीं आ रहा, तो इट इज नॉट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। मेरी आज की डेट में देखा जाए, मेरी किताबों में इन्वेंट्री दिख रही होगी सिर्फ 2 रुपए के हिसाब से, बट अगर एक्चुअल में मैं उसकी वैल्यू देखूं आज के टाइम पे तो वो 5 रुपए के हिसाब से है। ठीक है, तो मेरी इन्वेंट्री अंडर वैल्यूड शो हो रही है। अगर मेरी इन्वेंट्री अंडर वैल्यूड है तो मेरा प्रॉफिट भी कम शो हो रहा है, मेरे एसेट्स भी अंडर वैल्यूड शो हो रहे हैं। तो आपकी क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर व्यू दे पाएंगे उस केस के अंदर? बट बिल्कुल, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट कि इम्पैक्ट सिर्फ इन्फ्लेशन का ही होगा, बहुत चीजों का इम्पैक्ट। बेटा बिल्कुल वैल्यू कम हो सकती है। मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है कि एक इन्फ्लेशन का वैल्यू कम भी हो सकती है। लेकिन वही बात है कि अगर वैल्यू आप कह रहे हो कम हो रही है, फिर भी सोच के देख लो, अगर वैल्यू कम हो रही है यानी आपके पास फिर जो इन्वेंट्री बची उसकी जो वैल्यू आ रही होगी, क्या ओवर वैल्यूड आ रही होगी वो?
जबकि एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या है, कम है, फिर वो भी ट्रू और फेयर व्यू नहीं देगा है? बेटा देखो एनआरवी का कंसेप्ट अभी और पढ़ना है डिटेल, ठीक है, पढ़ेंगे, डोंट वरी। हाँ जी, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर कॉस्ट, आपकी किताबों में तो कॉस्ट उसकी 2 रुपए की है। नहीं पहले इसने अभी बात करी ना, हाँ बिल्कुल, उस सर्कमस्टांस के अंदर कॉस्ट और एनआरवी बिल्कुल पहले के वही, बिल्कुल बेटा उस सर्कमस्टांस में तो है ही है बेटा, बट लीफो इज नॉट अलाउड, ठीक है। अल्टीमेट आपको मतलब जो रीजनिंग दी गई है वो किस चीज की दी गई है, ठीक है। दूसरे कंसेप्ट को मिक्स मत करो अभी, यहाँ पर क्या हो रहा है, दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे मिक्स हो रहा है, मिक्स नहीं करना। आपको जो रीजनिंग दी गई है वो किस चीज की दी गई है, कि वाई लीको मेथड इज नॉट अलाउड, कि लीको मेथड को अलाउ क्यों नहीं करा जाएगा। बोलो क्या यहां तक क्लियर होता है सभी को, डन है। चलिए अगला क्या आता है, कह रहे हैं क्या हम स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, क्या हम स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड या रिटेल कॉस्ट मेथड को एज कॉस्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड या रिटेल कॉस्ट मेथड को यूज कर सकते हैं, आंसर है यस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड क्या कि वो फेयरेस्ट पॉसिबल अप्रोक्सीमेशन टू कॉस्ट देकर चल रहे हैं। अच्छा स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, पहले से डिसाइड करा हुआ, नहीं, थोड़ा सा बेटर टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं, जो मार्केट में चल रहा है, नहीं, Set जो सेट करा हुआ हो, phase already got okay. सॉरी, चलिए मैं शुरू करूं। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है बेटा आपका अपने आप में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब आप पढ़ के चलेंगे पेपर नंबर 4 कॉस्ट का एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 10 नंबर का पेपर में एक्सपेक्ट करके चलिएगा इस चैप्टर में से क्वेश्चन, बेयर मिनिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट है क्या चीज, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होनी चाहिए, यानी कितने में वो प्रोडक्ट बन जाना चाहिए, कैसे निकलेगी, कि उसमें कितना मटेरियल लगना चाहिए, कितना लेबर लगना चाहिए, कितना ओवरहेड लगना चाहिए, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 किलो मटेरियल लगना चाहिए, और वो 2 किलो का मैंने कुछ प्राइस लिया कि इतने प्राइस के ऊपर मटेरियल मेरा आना चाहिए, इतने आवर्स लगने चाहिए, से 4 आवर्स लगने चाहिए, और स्टैंडर्ड रेट जो है लेबर का से वो है 20 रुपीज पर आवर। इसी तरीके से मैंने ओवरहेड बोला वो कितना है, 20% है, क्या बोला मैंने समझिए, मैंने कहा कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 किलो मटेरियल लगेगा, ये 2 किलो जो है मुझे किस रेट के ऊपर मिल जाएगा, 100 पर केजी के हिसाब से मिल जाएगा। तो मैंने कहा 200 रुपए तो मटेरियल की स्टैंडर्ड कॉस्ट होनी चाहिए। मैंने कहा कि लेबर जो है वो कितने आवर्स लगेंगे, 4 घंटे लग जाएंगे इसको बनाने के लिए, और लेबर की जो कॉस्ट है सिर्फ 150 पर आवर है, तो 600 रुपए स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है लेबर की वो कितनी है, 150 पर आवर, तो 600 रुपए लेबर कॉस्ट लगनी चाहिए। मैंने उसके अलावा बोला ओवरहेड से 20% ऑफ लेबर है, ठीक है। अब 600 रुपए की लेबर है तो 20% हो गया 120, तो मैं कह रहा हूं कि भाई मेरी जो टोटल कॉस्ट होनी चाहिए दैट शुड बी 920, यानी 920 रुपए में के अंदर मेरा मटेरियल जो है प्रोडक्ट जो है वो बन जाना चाहिए, 920 के अंदर मेरा प्रोडक्ट जो है वो बन जाना चाहिए। ये जो 920 निकाला है ना, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब क्या ऐसा हो सकता है कि जिस टाइम पे मैं इस प्रोडक्ट को बनाने बैठा हूं, जिस टाइम पे मैं इस प्रोडक्ट को बनाने बैठूं, तो मेरा मटेरियल जो है वो तो 2 किलो ही लगे, लेकिन मेरे को जो प्राइस पड़ा है मटेरियल का जब मैं खरीदने गया, ये मेरे को 120 पर केजी के हिसाब से मिला, यानी 240 रुपए का मटेरियल लगा मेरा। क्या ऐसा हो सकता है कि लेबर एफिशिएंट निकली, लेबर ने काम 3 घंटे में ही खत्म कर दिया, लेकिन लेबर ने जो चार्जेस लिए वो 180 पर आवर के हिसाब से लिए, तो 540 रुपए बेटा लेबर का लगा, लेबर ने जो लिया वो 540 रुपए लिया। इसी तरीके से ओवरहेड की हम बात करके चलें, तो ओवरहेड के अंदर भी 20% अब लेकर चलें, लेबर का 540 का 20%, ओवरहेड एक बार कैलकुलेट करना कितना आता है, 108 रुपए, ठीक है। टोटल करूंगा कितना आया, 780, 888, टोटल आ गया 888,
आप जरा सोच के देखिए, हमने स्टैंडर्ड सेट किया था कि ये प्रोडक्ट 920 रुपए में बन जाना चाहिए, ये प्रोडक्ट लेकिन बन गया 888 में, तो लोअर कॉस्ट पे बन गया। आपको क्या लग रहा है, अच्छा हो गया ना ये, है ना? लेकिन जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ोगे ना, वहां पता है क्या पढ़ोगे, कि मटेरियल के केस में आपका एडवर्स वेरिएंस, आपका मटेरियल 200 रुपए का पड़ना चाहिए था, ये आपको 240 का पड़ा है, तो ये जो 40 रुपए ज्यादा मटेरियल के लग रहे हैं, दिस इज द वेरिएंस। यही चीजें निकालते हो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर। ठीक है, समझ आ गई कहानी? तो बेटा इस मेथड के अंदर बेसिकली होता क्या है कि इन्वेंट्री की मेजरमेंट करी जाती है एट अ प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड। हम ये देखते हुए कि नॉर्मली कितना मटेरियल लगेगा, कितनी लेबर लगेगी, किस कैपेसिटी के ऊपर हम काम करते हैं, तो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए या किसी चीज को बनाने के लिए कितना प्राइस पड़ेगा, कितने में वो प्रोडक्ट बन जाना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और इसका अपने आप में एक कंप्लीट चैप्टर है आपके पास सीए इंटर कॉस्टिंग के अंदर। हमारे लेवल पे इतना पढ़ने की, डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि बेटा देखो, इट इज माई ड्यूटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा के जा रहा हूँ, तो मैं आपको ओवरव्यू जो है वो हर एक चीज का देकर चलूं। बेयर टेक्स्ट में जो चीजें लिखी गई है मैं आपको बताऊं हर एक चीज। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर हमें कोई क्वेश्चन नहीं लिखे, स्पेसिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट मेथड के ऊपर हमें कोई क्वेश्चन नहीं दिखेगा। ठीक है, ना आज तक पेपर में आया है, ना आपकी बुक के अंदर है, ना आगे पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि स्पेसिफाइड है स्टैंडर्ड के अंदर, नाम ले लेता है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट का, तो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपको बता के चलूं। गॉट इट? क्लियर है? आगे बढ़ा जा सकता है? चलो आगे। चलो, अब बेटा ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट भी जो होती है ना, इसको रिव्यू करा जाता है टाइम टू टाइम। अगर मान लीजिए किसी मटेरियल का बेस प्राइस ही बढ़ गया, तो रॉ मटेरियल जो आप यूज करते हो उसका प्राइस ही, मार्केट प्राइस ही बढ़ चुका हुआ है, और आप अपना स्टैंडर्ड जो है वो चेंज नहीं कर रहे, तब भी दिक्कत है। आपको स्टैंडर्ड प्राइस के अंदर भी क्या करना पड़ेगा, चेंजेस को करने पड़ेंगे। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड के अंदर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को किस बेस, एक प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड के बेस के ऊपर कंसीडर करते हुए कि नॉर्मल लेवल ऑफ कंजप्शन क्या है मटेरियल का और सप्लाईज का, और कितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, इरिस्पेक्टिव की उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है। हम उसकी एक्चुअल कॉस्ट नहीं देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इरिस्पेक्टिव की उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या पड़ी, हम तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि हाँ भी, कि भी ये प्राइस पे हो जाना चाहिए, इस कॉस्टिंग में ये प्रोडक्ट बन जाना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ो। रिटेल कॉस्ट मेथड, बचपन का मेथड बेटा आपका, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, फाउंडेशन के अंदर भी पढ़ा हुआ है। फाउंडेशन लेवल पे आप लोगों को बेटा मैंने सिखाया था, या आप लोगों ने जहां से भी पढ़ा होगा या कभी कभी सीखा होगा, रिटेल कॉस्ट में। मुझे बताइए, एक जो कन्फेक्शनरी की दुकान होती है, क्या वहां पर आप फीफो मेथड लगा सकते हो? क्या कन्फेक्शनरी की दुकान में फीफो मेथड लग सकता है? जो पहले आया वही पहले बिकेगा? क्या वेटेड एवरेज लग सकता है? नहीं। एक कन्फेक्शनरी या एक रिटेलर के पास इन्वेंट्री बहुत होती है। दुकान उसकी बेशक 10 बाय 10 की होगी, लेकिन उस 10 बाय 10 की दुकान के अंदर बेटा माल लाखों का होगा, बॉक्सेस बना रखे होते हैं, फिटिंग करी होती है। अब होता क्या है, आप किसी कन्फेक्शनरी की दुकान पे गए, आपने उनको बोला भैया सामान निकाल दो, भैया ने सामान निकाल के दे दिया, उन्होंने कोई हेल्पर रखा हुआ था उनको बोल दिया सामान निकालने के लिए, आप खुद ही बीच में सामान निकालने लग गए। तो क्या आपको लगता है कि प्रॉपर एक रिकॉर्ड मेंटेन करा जा सकता है कि अच्छा जो चीज पहले आई है वही पहले दिखी है? तो आपको लगता है कि फीफो मेथड लगा पाओगे कभी वहां पर? अच्छा, दूसरी चलो एक चीज बताओ, क्या उसके अंदर इन्वेंट्री जो है वो बहुत वैरायटी की है? अगर मैं यहां पर बात करके चलूं से, एक कोई भी एक प्रोडक्ट ले लीजिए, चॉकलेट्स की बात कर लेते हैं, क्या चॉकलेट्स के अंदर ही क्या 50+ वैरायटी मिल जाएगी आपको एक दुकान पे आराम से? है ना? चॉकलेट्स में भी 50+ वैरायटी वैसे मिल जाएगी, और अगर और डेप्थ में चले गए, डायरी मिल्क में भी आपको 10 वैरायटी मिल जाएंगी। सर 10 रुपए वाली, 20 रुपए वाली, 45 वाली, 100 वाली, फ्रूट एंड नट, आलमंड वाली, ये वाली वो वाली, आपको अब कितनी वैरायटी मिल जाएगी, है ना? कोई भी प्रोडक्ट आप उठा लीजिए, आपको वैरायटी बहुत ज्यादा मिल जाएगी, एंड इट इज नॉट ह्यूमनली और प्रैक्टिकली पॉसिबल टू कीप अ स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री फॉर ईच टाइप एंड ईच ईच प्रोडक्ट। नहीं पॉसिबल।
तो अब मैं कहता हूं कि अगर कोई ऐसा रिटेलर है और उसको देखना है कि उसकी एंड में इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है, कॉस्ट क्या है, वो कैसे निकालेगा, वो क्या करे? बेटा रिटेल सेक्टर के अंदर हमेशा एक मार्जिन होता है। क्या होता है? एक मार्जिन होता है, ग्रॉस मार्जिन होता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप जाइए किसी स्टेशनरी की दुकान के ऊपर, आप वहां जाके कहिए मुझे ना क्लासमेट के 10 रजिस्टर चाहिए, 5 रजिस्टर चाहिए। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, क्लासमेट के अंदर वो आपको ज्यादा डिस्काउंट नहीं देके चलेगा। मुश्किल से टोटल 5 रजिस्टर के ऊपर मैक्सिमम 20 या 30 रुपए कम कर देगा, उससे ज्यादा कम नहीं करेगा। यही आप डॉम्स के जो है रजिस्टर ले लीजिए, नवनीत के रजिस्टर ले लीजिए, किसी और ब्रांड के रजिस्टर ले लीजिए, आपको वहां पर वो शायद 20% तक का डिस्काउंट दे देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लासमेट में मार्जिन नहीं, क्लासमेट में कुछ बचता ही नहीं है। डॉम्स में बच जाएगा, नवनीत में बच जाएगा, कोई और ब्रांड में चल जाओगे फिर भी बच जाएगा, क्लासमेट में नहीं बचेगा। ठीक है। अब तो बहुत प्रोडक्ट आने लग गए स्टेशनरी में। बेटा पहले एक कंपनी होती थी, शायद आज उसके प्रोडक्ट आने बंद हो चुके हो या इतना शायद आप लोगों ने सुना भी ना हो। ठीक है। एक कंपनी होती थी कॉरेक्स नाम से, Korex। व्हेन आई वॉज किड, तब कॉरेक्स नाम की कंपनी होती थी स्टेशनरी की। मैक्सिमम प्रोडक्ट जो मिलते थे ना दुकानों में, मिलते ही उसी के थे, और किसी के होते ही नहीं थे। मैक्सिमम प्रोडक्ट ही उसी के होते थे, किसी दुकान पे चले जाओगे वही मिलेगी। मोनोपोली काइंड ऑफ बन रखी थी। वो धीरे धीरे क्या हुआ, डॉम्स भी आ गया, क्लासमेट भी आ गया, हर किसी ने बाकी प्रोडक्ट्स भी निकालने शुरू कर दिए। अदरवाइज सिर्फ आते ही उसी की, पेंसिल्स आती ही उसी की थी, कलर्स आते ही कॉरेक्स के थे, और किसी के आते ही नहीं थे। ठीक है। अब बेटा ऐसा है, इनमें क्या होता है, रिटेल सेक्टर के अंदर एक मार्जिन होता है। इट इज नॉट फिजिबल कि आप जो है यूनिट वाइज रिटेलिंग कर पाओ। ठीक है। तो वहां पर क्या करा जाता है कि हम क्या करते हैं, वी विल सी कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री। कि जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसका सेलिंग प्राइस क्या है, उसमें से आप माइनस कर दीजिए ग्रॉस मार्जिन, यानी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आप लेस कर दीजिए, जो आपके पास बचेगा हम कहेंगे दिस इज योर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। बेसिकली ये मेथड यूज होता है उन एंटिटीज के लिए जो रिटेल बिजनेस में है। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप फीफो यूज कर पाओ या कोई और कॉस्ट फॉर्मूला यूज कर पाओ। तो इस वजह से ये क्या फॉलो करके चलेंगे बेटा, रिटेल कॉस्ट मेथड। ये कौन सा फॉर्मूला यूज करके चलेंगे, रिटेल कॉस्ट मेथड। और रिटेल कॉस्ट मेथड में क्या करा जाता है, आप सेलिंग प्राइस लेंगे इन्वेंट्री का, उसमें से लेस करके चलेंगे अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ ग्रॉस मार्जिन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इन्वेंट्री की कॉस्ट आ जाएगी। आपके पास क्या आ जाएगी, इन्वेंट्री की कॉस्ट आ जाएगी। समझ आया? आगे बढ़ सकता हूं क्या, यहां तक क्लियर है? बेटा जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, आप उसकी सेलिंग प्राइस लेके चलोगे। इन्वेंट्री की बात करके चल रहे हैं ना, वॉट एवर इन्वेंट्री यू हैव उसकी आप सेलिंग प्राइस लेके चलोगे। ठीक है। और उसमें से आप क्या माइनस कर देंगे, सीमेंट मार्जिन माइनस कर देंगे। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ सकता हूं। अब आ जाए एनआरबी के ऊपर। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का कंसेप्ट क्या पढ़ा था? ठीक है ना कैपेसिटी? पक्का? देखो बेटा इनिशियल डेज है, अगर कहोगे आई कैन लीव सेशन 10-15 मिनट्स अर्ली, इट विल नॉट मेक एन इम्पैक्ट मच। लेकिन बस ये होना चाहिए जितना कर रहे हैं उतना टोटली एट द एंड ऑफ सेशन आपको समझ आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है। चल सकता हूं पक्का आगे? ओके। नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी एनआरवी, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है। ठीक है जी। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ फिनिश गुड्स। हम ये कह रहे हैं कि भाई जो फिनिश गुड्स है वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कितने का बिक जाए, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस उसका क्या रहेगा बोलो। उसमें से माइनस कर दो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, और माइनस क्या कर दो, उसको बेचने के लिए जो कॉस्ट लगेगी यानी कॉस्ट ऑफ मेकिंग द सेल, सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एनआर। ये तो लिखा होता सर पैराग्राफ नंबर 3.2 के अंदर।
हम बस क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड करके चलेंगे। एनआरबी के अंदर हमने क्या बोला बेटा, हमारे पास तीन कैटेगरी के अंदर मैंने प्रोडक्ट को बांट दिया। पहली कैटेगरी मैंने ली फिनिश गुड्स, दूसरी कैटेगरी ली वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरी कैटेगरी ली रॉ मटेरियल। फिनिश गुड्स की मैं बात करके चलूं तो कैसे निकलेगा, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस द सेलिंग एक्सपेंसेस, तो क्या आ जाएगा एनआरबी ऑफ फिनिश गुड्स। क्या बड़ा लॉजिकल है। अरे भाई जो प्रोडक्ट ऑलरेडी फिनिश्ड है, क्या उसमें कोई फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन होगी, क्या कोई एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन होगी, नहीं होगी भाई। वो प्रोडक्ट आपका उसका एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस क्या है वो लीजिए, उसमें से आप सेलिंग एक्सपेंसेस को लेस कीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगी, उसकी एनआरबी आ जाएगी। देन आपका क्या आता है, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस की अगर हम बात करके चलें तो कैसे निकलेगा, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स, कि फिनिश गुड जो है उसकी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस क्या है। अब सीधी सी बात है, जो प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो उसी का तो है ना। अरे भाई वो रॉ मटेरियल पोजीशन में नहीं रहा, मिड में है, उसको मैं फर्दर कंप्लीट करूंगा तब वो फिनिश गुड्स बनेगा। तो जो वर्क इन प्रोग्रेस मेरे पास एट द एंड ऑफ ईयर पड़ा हुआ है, अगर मुझे उसकी वैल्यूएशन करनी है बेटा, थंब रूल तो वही है ना, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर, मेन प्रिंसिपल तो वही है ना। तो मुझे कॉस्ट चाहिए ना, कॉस्ट तो निकल गई, कॉस्ट तो निकल जाएगी कि हाँ जी भाई कितना मटेरियल अब तक लगा है, कितनी लेबर अब तक लगी है ना, कॉस्ट तो निकाल लेंगे। एनआरबी भी पता लग जाएगी फिनिश गुड्स की, वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट तो निकल जाएगी, एनआरबी कैसे निकालू। मैंने कहा भाई देखो, ये वर्क इन प्रोग्रेस ऐसा तो बिक नहीं सकता, समझ आ रहा है ना। मेरे को एक चीज बताओ, आप लोगों ने बिस्किट खाने हैं बहुत बहुत, मैं कह रहा हूं डो जो है वो बना हुआ, पका नहीं है बस, उसी का तो फिनिश गुड बनेगा ना। क्या डो खरीद लोगे, क्यों, अरे भाई वही फ्लेवर आएगा बस कच्चा है थोड़ा सा, नहीं खाया जाएगा, नहीं खा सकते ना। सीधा सीधा बोलूं तो वर्क इन प्रोग्रेस जो है, सीधी बात है वो नहीं खरीदा जाए, है ना, वो नहीं बिकने वाला, उसकी अपने में कोई वैल्यू तो है नहीं, तो उसकी एनआरवी कैसे निकालें, मैं किसका सेलिंग प्राइस लेके चलूं जब उसका खुद का कुछ सेलिंग प्राइस होगा नहीं। वो जिस फिनिश गुड्स का पार्ट है बेसिकली, जिसके अंदर हम फर्दर कॉस्ट एडिशन करके कुछ और काम करके उसको फिनिश गुड्स बना देंगे, तो वो फिनिश गुड्स कितने में बिकेगा, उस फिनिश गुड्स का मैं सेलिंग प्राइस लूं, उसमें से माइनस कर दूं यार अभी और कितनी कॉस्ट मेरी लगेगी, और माइनस कर दूं यार इस प्रोडक्ट को बेचूंगा जब फिनिश वाले को तब कितने में बिकेगा, वो माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगी एनआरवी। समझ आ गया, क्लियर है। अब आ गया स्पेशल पॉइंट, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल एक ऐसा केस है, मैं अभी स्टार्ट जरूर कर रहा हूं आप लोगों के साथ, ठीक है बेटा, 1:30 हो चुके हैं, रॉ मटेरियल में स्टार्ट जरूर कर रहा हूं, मैं आपको एक बार समझा भी रहा हूं ये, ठीक है। चलो नहीं, लेट जस्ट कीप इट टिल हियर, बिकॉज मुझे पता है रॉ मटेरियल के अंदर डाउट आएंगे आप लोगों को, ठीक है। लेट जस्ट कीप इट टिल हियर, ज्यादा हैवी नहीं करते हैं आप लोगों के लिए आज, रॉ मटेरियल के साथ कल शुरुआत करके चलेंगे। मैं बता देता हूँ बेटा, जितना हमारा कंसेप्ट बचा है, हमारा 99% अगली क्लास के अंदर कंसेप्ट इज ओवर, एंड अगली क्लास के अंदर 99% वी विल स्टार्ट क्वेश्चंस, कंसेप्ट तो 100% ओवर है पक्का, मोस्ट प्रोबेबली वी विल स्टार्ट क्वेश्चंस आल्सो इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो अगली क्लास के अंदर हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाने चाहिए, डन है। चलो आज क्या पढ़ा, हाँ जी आज क्या पढ़ा, मैं भूल गया मैं, अरे उससे पहले भी कुछ पढ़ा था, एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, पैराग्राफ नंबर 13, चार कॉस्ट एक्सक्लूडेड थी। पहला, एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड, दूसरा स्टोरेज कॉस्ट। लेकिन क्या स्टोरेज कॉस्ट हमेशा एक्सक्लूड करके चलोगे, नहीं सर, अगर वो प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है तब एक्सक्लूड करके नहीं चलोगे। देन आपका जनरल एडमिन कॉस्ट या जनरल एडमिन ओवरहेड और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, और इसको हम कैसे ट्रीट करके चलते हैं, एक्सपेंस की तरह, जिस साल में इनकर हुए हैं उस साल के P&L के अंदर। आगे बढ़ के चले, इसका बच्चा मुझे बताओ नेक्स्ट पॉइंट आपका हमने क्या पढ़ा, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के अंदर मैंने यहाँ पर मेन बात आज क्या करके चली, कि रॉ मटेरियल से जब हम फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं तब मटेरियल लेबर तो लगता ही लगता है, साथ में कुछ एक प्रोडक्शन ओवरहेड लगते हैं।
प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर या फैक्ट्री ओवरहेड के नाम में दो चीजें, फिक्स्ड ओवरहेड एंड वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड वो होता है जिसका टोटल फिक्स्ड ओवरहेड रिमेन सेम बट विद द चेंज इन यूनिट्स, तो इसकी वैल्यू चेंज होगी पर यूनिट। लेकिन जो आपका वेरिएबल ओवरहेड होता है वो टोटल वेरी करेगा विद चेंज इन यूनिट्स, पर यूनिट जो है वो सेम रहता है। वेरिएबल ओवरहेड को किस बेस के ऊपर ऑब्जॉर्व करके चलते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन जब फिक्स्ड ओवरहेड की बात करके चलते हैं किस बेस के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल कैपेसिटी विच एवर इज हायर। रीजनिंग हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझी थी कि अगर आपका एक्चुअल जो है वो लोअर है प्रोडक्शन और नॉर्मल कैपेसिटी आपकी ज्यादा है और आप एक्चुअल के बेस पे ले जाओगे तो योर इन्वेंट्री विल बी ओवर वैल्यूड। इट विल शो दैट एफिशिएंसी आपके लिए कैसे, विच इज कंप्लीटली इलॉजिकल, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था बेटा? कॉस्ट फॉर्मूलाज पढ़े थे। कॉस्ट फॉर्मूलाज के अंदर हमने क्या पढ़ा कि अगर आपकी इन्वेंट्री जो है वो इंटरचेंजेबल है तो फीफो या फिर वेटेड एवरेज, और अगर इंटरचेंजेबल नहीं है तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट मेथड। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट मेथड के अंदर जो आपकी आइडेंटिफाइड इन्वेंट्री होती है उस इन्वेंट्री को बनाने के लिए, उस इन्वेंट्री के लिए जो भी कॉस्ट इनकर होगी सीधा हम ले लेते हैं, ठीक है। अगर अगर आपकी इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल है तो इंटरचेंजेबल के केस में क्या होता है? यू कैन इवन गो फॉर अदर वैल्यूएशन मेथड प्रोवाइडेड वो आपको फेयरेस्ट अप्रोक्सीमेशन टू द कॉस्ट, पॉसिबल अप्रोक्सीमेशन टू द कॉस्ट देकर चल रहा है, राइट? ओके। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड के अंदर क्या होता है कि एक प्री डिटरमिन्ड प्राइस होता है, कॉस्ट होती है कि किसके ऊपर वो इन्वेंट्री जो है बन सकती है। और रिटेल कॉस्ट मेथड हमने कहां पर लगाया? जहां पर ऑटो मेथड नहीं लग सकता है वहां रिटेल कॉस्ट मेथड लग सकता है। रिटेल सेक्टर में बेसिकली लगता मिलेगा, आप इन्वेंट्री जो है उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो लेकर चलोगे, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को लेस करके चलोगे तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगा। अच्छा, उसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू लीको मेथड को अलाउ नहीं करता है। और एनआरवी के अंदर हमने दो चीजों के बारे में पढ़ लिया, एक फिनिश गुड्स और एक वर्क इन प्रोग्रेस। फिनिश गुड्स के अंदर जो आपका सेलिंग प्राइस है फिनिश गुड्स का उसमें से आप कॉस्ट माइनस करके चलोगे, और वर्क इन प्रोग्रेस में फिनिश गुड्स का जो सेलिंग प्राइस है वो माइनस फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड माइनस द सेलिंग एक्सपेंसेस आप लेस करके चलेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट आ जाएगी, एनआरबी आ जाएगी इन्वेंट्री की। अब हमारा इस स्टैंडर्ड के अंदर बचा क्या है जो मेरा अगले लेक्चर के अंदर कवर्ड होगा? वन इज द कंसेप्ट ऑफ द एनआरबी इन केस ऑफ रॉ मटेरियल्स। अदर क्या बचा है? ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा क्या बचा है? एक बचा है पैराग्राफ नंबर 21, ठीक है। उसके अलावा क्या बचा है? डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, और एक और पैराग्राफ है जो मुझे आपके नोट्स के अंदर ऐड करवाना है, ठीक है, वो मैं आपको कल ऐड करवा दूंगा। मेरी तरफ से बेटा आप लोग की क्लास जो है आज की यहीं तक, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे का बेटा कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लेंगे। क्लियर? चलिए बेटा रिवाइज करके जरूर आएंगे, ठीक है। चलो सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच बच्चे।